ओके अच्छा, जो हमने लास्ट जो क्लास जो हमारी हुई थी वो हम आई थिंक फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे थे, और स्लाइड्स जो है मैंने आपको भेज दी हैं। आज मैंने उन स्लाइड्स को थोड़ा सा अपडेट किया है सुबह ही ना, तो अगर किसी ने डाउनलोड कर ली है वो दोबारा भी डाउनलोड कर सकता है। उसमें कुछ चीज़ें मैंने फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट की आप कर लीजिएगा, बाकी आपको बाद में कर लीजिएगा। लिंक वही है, और स्लाइड्स आपको शायद मतलब लिंक में अवेलेबल होंगी, आपको आराम से एक्सेस हो जाएगा, तो वो आप लोग डाउनलोड कर लें स्लाइड्स को, खासतौर पर फर्स्ट चैप्टर की। तो हम जो है वो उसी फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, और जितना हो गया हम ब्रीफली उसको रिकैप करेंगे, और बाकी जो है कोशिश करेंगे कि इस सेशन में जो है कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। वैसे तो हमने डेट एंड इक्विटी तक पढ़ लिया था, उसके आगे हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट भी पढ़ ली थी। शेयर होल्डर्स पे थे, शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर वेल्थ पे, ठीक है। मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। जी जी सर। ओके तो हमने जो है डिस्कस कर लिया था फाइनेंस फॉर। अब ब्रीफली मैं इसको रिकैप कर लूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत ब्रीफली। तो वी डिस्कस्ड अबाउट फाइनेंस के वो क्या होता है, वो रिमेंबर यू लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। किसी को कोई वो है तो वो पूछ सकता है किसी को भी। तो उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस। तो तीन तरह के फाइनेंस हमने डिस्कस किए थे, पर्सनल फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये तीन लेवल्स हैं। जैसे अगर आप रिटेल या पर्सनल लेवल की बात करेंगे तो जैसे गाड़ी खरीदनी है या घर खरीदना है उसके लिए जो है पर्सनल फाइनेंस करते हैं। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस आ जाता है जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं, और फिर पब्लिक फाइनेंस है जिसमें बजट आता है। जैसे अभी आजकल बजट जो है आपका पेश हुआ है तो उसके अंदर वो सारा आ जाता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो नीड है वो ज़्यादा होती है, फाइनेंस की नीड कॉर्पोरेट में ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट में भी और पर्सनल में स्ट्रेटेजिकली कभी कभार होती है। तो ये हमने डिस्कस किया था। देन वी कैरियर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, विल मूव ऑन। फिर हमने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, ये तो खैर इसमें मैं पॉइंट जो जिस पॉइंट में ज़रा फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर हमने ये डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, सही है। तो द डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, हमने क्या किया था कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को अलग अलग में डिवाइड किया था, और उसके बाद जो है हमने उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस की थी। तो व्हाट इज द बेसिक थिंग, उसमें हमने क्या किसी को याद है कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या था? एनीबॉडी? सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और जो कॉर्पोरेशन है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी थी। तो ये था बेसिक फर्क क्या था। और कोई इसके अलावा कोई बताना चाहिए? सर नंबर ऑफ पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वन ओनर होता है और पार्टनरशिप में मोर देन वन ओनर्स होते हैं। ठीक। और एनीबॉडी एल्स? सर कैपिटल का इशू था। सोल प्रोप्राइटर में आपको इंडिविजुअली कैपिटल रेज करना पड़ता है क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर होते हैं उसके, और कॉर्पोरेट में आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप पब्लिक रेजिंग भी कर सकते हैं और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ आपकी जो कैपिटल रेजिंग होती है वो थोड़ी सी इजी होती है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि आप इंडिविजुअल नहीं होते। जी सर, सोल प्रोप्राइटर में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है कि अगर आप बैंकरप्ट हो जाए तो आपकी जो पर्सनल इनकम है या पर्सनल एसेट है वो भी आपको विड्रॉ करने पड़ते हैं, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। सही। और एनीबॉडी एल्स? सर पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनर, सॉरी मैं बोलूं, पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनर मर जाता है, डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है लीगल हायर्स को। ठीक है, बिजनेस खत्म नहीं होता पार्टनरशिप को सोल प्रोप्राइटर। ओके ठीक है। और कोई? हाँ सर, इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्मेशन जो है वो आसान होती है क्योंकि इंडिविजुअल भी ज्यादा होती है और लीगैलिटीज कम होती है, जबकि दूसरी तरफ जो है पार्टनरशिप में लीगैलिटीज भी ज्यादा हो सकती है और फॉर्मेशन कदरे मतलब यूं समझे कि आसान इतनी नहीं होती। ओके। एक डिफरेंस
सर आपसे ये एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि काफी सारों के पीछे से ना जो है वो माइक ओपन है, अगर बात कर ली तो माइक बंद कर दें क्योंकि पीछे डिस्टॉर्शन आ रहा है। प्लीज माइक बंद कर दें आप, सिर्फ जो बात कर रहा है वो माइक ऑन कर दे और ठीक है, बाकी बंद कर दे। कॉर्पोरेशन जो है इट्स कामरान अरशद जी, कामरान अरशद अपना माइक बंद कर दें, वकास रिजवी अपना माइक बंद कर दें, ठीक है। और ये आई डोंट नो ये कौन है, यू डोंट हैव ना ये, हाँ जी बताइए, आप बताइए जो जिसको कहना है प्लीज वो माइक ऑन करें और उसके बाद वो सवाल कर सकते। जी बताएं। जी एनीबडी? बस सर बाकी का अब आप बताएंगे। देखिए मैंने इसमें जो है एक चीज आप लोगों ने मिस कर दी, वो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी की थी आखिरी क्लास में, वो ये थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी किसी ने कहा था कि जो पार्टनरशिप परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है तो एक्चुअली सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी नहीं कहलाते, लीगल फॉर्म में नहीं होती, और जो कंपनी होती है वो एक लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? एन आर्टिफिशियल और सेपरेट पर्सनैलिटी। लीगल फॉर्म में कंपनी जो है एक सेपरेट पर्सनैलिटी काउंट होती है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक सेपरेट पर्सनैलिटी नहीं होती, ठीक है ना? क्लियर? तो इसकी रिपरकशन क्या है? ये जितनी भी आपकी रिपरकशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ईज ऑफ फॉर्मेशन। अब ईज ऑफ फॉर्मेशन अगर लीगल एंटिटी है तो जैसे ये तो खैर साइज से पता करता है कि अगर छोटी कंपनी है तो इस फॉर्मेशन ईज होती है, एडवांटेजेस हैं, फ्यू रेगुलेशन, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, यहाँ पे नो कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, तो नो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या है कि बिकॉज वो कोई लीगल एंटिटी नहीं है तो देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो जो टैक्स पे करना पड़ता है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को करना पड़ता है जो कि ओनर्स होते हैं पार्टनरशिप के और सोल प्रोप्राइटरशिप के, जबकि पार्टनर कॉर्पोरेशन में यू हैव अ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि टैक्स जो है पहले कंपनी पे करती है बिकॉज वो एक लीगल एंटिटी होती है, और आफ्टर टैक्स इनकम जो जाती है, जो भी शेयर होल्डर्स के पास जाती है, वो दोबारा टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो ये भी लीगल एंटिटी के हिसाब से आता है। अब डिफिकल्टी टू रेज कैपिटल भी क्यों है? बिकॉज कंपनी अपने बलबूते पे या पार्टनरशिप अपने बलबूते पे कैपिटल रेज नहीं कर सकती, उसको जो है रेज करना पड़ता है अगेन, उसको जो है वो क्योंकि आपकी किसी भी वक्त कोई भी डिसॉल्व हो जाती है तो आपका जो है ना यू हैव टू रीस्टार्ट अगेन। परपेचुअलिटी नहीं होती, तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जबकि ये कंपनी जो है ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस कहलाती है बिकॉज उसको ईज ऑफ कैपिटल भी हो जाता है। तो खैर क्रक्स ये है कि मेजॉरिटी जो जितने भी ये जो पॉइंट्स हैं ये इसी बेसिक पॉइंट से निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। अनलिमिटेड लाइफ इसी से निकलता है, ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये बात है, कंपनी डिसॉल्व नहीं होती तो ट्रांसफर आराम से हो जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी है, ईज ऑफ रेजिंग कैपिटल है, ठीक है। डबल टैक्सेशन मैंने डिस्कस कर दिया, तो कॉस्ट ज़्यादा होती है बिकॉज इसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द डिफरेंस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था गोल ऑफ कॉर्पोरेशन। तो व्हाट इज द गोल ऑफ कॉर्पोरेशन, क्या था? एनीबॉडी? to maximize wealth of shareholders। ठीक है, तो मैक्सिमाइज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया वैसे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो हमने बहुत डिस्कस यही था हमने। अच्छा, तो क्योंकि ये जो है कंपनी की बेसिक फिलॉसफी है, बेसिकली कंपनी का बनने का मकसद, इस पे हमने काफी टाइम गुजारा पूरी क्लास में, ऑलमोस्ट हमने एग्जांपल्स का डिस्कस किया। तो बॉटम लाइन पे हम जब पहुंचे तो हमने ये देखा कि मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, और शेयर होल्डर्स वेल्थ जो मैक्सिमाइज होती है वो किस तरह से होती है? वो होती है आपकी जब आपकी स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइज होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स वेल्थ इज अ फंक्शन ऑफ स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, उसको कहते हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ जब मैक्सिमाइज होती है वो आपकी गोल ऑफ कॉर्पोरेशन है। तो थोड़ा सा फर्क है कि बाद लोग ये कहते हैं कि शेयर स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन जो है वो गोल कहलाएगा, वो भी गोल है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन में जो आप डिपेंड करता है वो मार्केट प्राइस पे। जरूरी नहीं है कि मार्केट प्राइस उसकी फंडामेंटल प्राइस ही रिफ्लेक्ट करे। तो इस वजह से जो है
ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ है और उसकी एक प्रॉक्सी है स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉक्सी हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि फंडामेंटल प्राइस या सही प्राइस जो है ये अननोन होती है और हम इसलिए बेस्ट जो हम इंडिकेटर्स को हम उससे रिलाय करते हैं वो स्टॉक प्राइस है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है वो दैट इज बेसिकली प्राइम गोल है किसी भी कंपनी का। क्लियर है इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइस मैक्सिमाइजेशन, ये सब डिस्कस कर लिया था। एजेंसी रिलेशनशिप, देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स, ये हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, है ना? ये सब बिल्कुल डिस्कस जी सर, स्टॉक्स, तो मैनेजर, शेयर होल्डर्स और लेंडर्स बेसिकली 3 होते हैं। क्रेडिटर्स, यस। और इसमें जो हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है इनके बीच में और किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो बस वो उसमें हम जाने की जरूरत नहीं है, वरना फिर टाइम हमारा थोड़ा सा हम आगे फोकस करते हैं। तो उसके बाद जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक प्राइस। जब भी आपकी कोई, ये हमने स्टॉक प्राइस की बात की थी, बेसिक गोल जो है, तो उसका जो है कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि प्राइस, स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करें। पहला तो है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। देखें, सबसे पहले एक चीज समझ लें कि स्टॉक प्राइस कैसे निकलती है। हमने शुरू में आपको बताया था ना कि प्राइस जो है दैट इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, याद है आपको? तो कोई भी चीज की प्राइस जो है, अगर ये फोन जो है इसकी अगर कोई भी प्राइस है, एक्स प्राइस है, तो ये प्राइस क्यों है? इस वजह नहीं है कि ये ओनर ने इसको कहा है कि इसकी इतनी प्राइस है। इसकी वजह यह है कि बायर जो है उसको लेने को तैयार है, ठीक है। तो मैंने एक चीज और बताई थी कि एक सेलर साइड है, एक बायर साइड है, ठीक है। सेलर साइड ये होती है कि मैंने कितने में चीज बनाई और बायर साइड ये होती है कि मैं कितने में लूंगा। तो कौन सी रेलेवेंट चीज है, सेलर या बायर? बायर साइड। बायर सर। यस यस, बिल्कुल। सेलर साइड, बायर तो साइड। सेलर, हाँ ओके, सेलर इज इनरेलेवेंट। सेलर ने जितनी भी बनाई होती है, द पॉइंट इज कि वो जितने बिक रही होती है, मार्केट जो डिसाइड कर रही होती है वो इसकी प्राइस होती है। आपने बहुत खूबसूरत चीज बनाई, बहुत जबरदस्त चीज बनाई, लेकिन वो आज टाइपराइटर आपने बनाया वो आज चलता नहीं है, तो उसकी प्राइस जो भी होगी वो हो सकता है उसमें जो कॉस्ट लगी हो वो उसको जस्टिफाई नहीं करती हो, लेकिन एक्चुअली जो मार्केट जो है उसको जो प्राइस दे रही है दैट इज द राइट प्राइस। तो वो प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लोज। आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे उसमें कितना फायदा हो रहा है। वो फायदा कैसे हो रहा है कि अगर उसकी लाइफ जो है एक लंबे पीरियड की है, जो एसेट की होती है, लाइक फॉर इंस्टेंस 10 साल की है, तो आप एस्टिमेट करेंगे 10 साल में उसे कितना फायदा होगा। तो हर साल की आप कैश फ्लोज निकालेंगे कि वो एसेट कितना बना के देगा। तो वो जो कैश फ्लोज होंगी वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब निकलेगी वो प्राइस कहलाती है। तो प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लोज में जितनी ज्यादा वो कैश फ्लोज बनाएगा वो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसके अंदर सब्जेक्टिविटी आ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल्स आ जाते हैं। अगर मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो आपने मॉडल के अंदर ग्रोथ रेट ज्यादा डालेंगे, आपकी चीजें ज्यादा बिकेंगी, कैश फ्लो ज्यादा क्रिएट होगा, आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। और वही फैसिलिटी के साथ अगर हालात खराब होंगे तो क्या होगा, आपकी प्राइस कम हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो मैक्रो इकोनॉमिक भी हैं और लोकल लेवल पे भी हैं वो भी इस पे अफेक्ट करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज है। टाइमिंग मींस कि वो कितने लंबे अरसे के लिए आ रहा है। अगर वो कोई कैश फ्लो आपका बहुत बड़ा आ रहा है 10 साल बाद, तो उसमें एरर का चांस ज्यादा होता है उसकी कैलकुलेशन का भी, ठीक है। और जो 10 साल बाद कैश फ्लो आ रही है वो इक्वल नहीं है जो आज की कैश फ्लोज है ना। और तीसरी उसकी रिस्कीनेस। रिस्कीनेस का मतलब ये है कि जो आपने कैश फ्लोज प्रोजेक्ट किए हैं क्या वो वही है जो एक्चुअल में आ सकती है जो आप समझते हैं। तो रिस्कीनेस भी बहुत डिपेंड करता है। आपने प्रोजेक्शन किया है लेकिन रिस्कीनेस ज्यादा है। जी सर, जरा ये सेकंड पॉइंट दोबारा बताइएगा, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज की कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो, ये किस हिसाब से? अगर फॉर एग्जांपल अगर जो है एक कैश फ्लो आ रही है वो 10 साल बाद आ रही है, प्लीज ये माइक ऑफ कर दें। कैश फ्लो अगर 10 साल बाद आ रही है और एक कैश फ्लो वो सेम डे आ रही है, ठीक है, तो या कल आ रही है, ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप किसको, कौन से कैश फ्लो को प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली कल वाली, जो कल आई। कल वाली को क्यों, तो कल वाली को आप क्यों प्रेफर करेंगे? ठीक है, क्योंकि सर फौरन। जी तला क्या कह रहे थे आप? तो
कल वाली को क्यों इसलिए प्रेफर करेंगे कि उसमें रिस्क का चांस कम है, क्योंकि वो फॉरेन आ रही है। उस यानी कि आपने जो एस्टिमेट किया होगा वो वही मिलेगा। जिस बंदे से आप ले रहे हैं वो कल को डिफॉल्ट करने का चांस कम है, लेकिन 10 साल बाद आपको नहीं पता कि वो बंदा कहाँ होगा या वो हालात कहाँ होंगे जहाँ से वो जनरेट हो रही है कैश फ्लो, तो उसमें कोई रिस्कीनेस भी है। तो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सर वही वाली बात आ गई ना, सेकंड और थर्ड में तो फिर इसका मतलब है कंपैरिजन है बहुत ज्यादा, मतलब लिंक है दोनों का, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो और बिल्कुल इन दोनों का आपस में लिंक है। बिल्कुल जितनी टाइमिंग बढ़ ज्यादा होगी उसमें रिस्कीनेस ज्यादा और होगा। नंबर 1 जी बिल्कुल, ये प्रोपोर्शनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसमें एक चीज ये हो गई, और एक चीज और होती है, वो ये होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और वो ये होता है कि अगर आपकी कोई 10 साल बाद कोई चीज आ रही है, आज उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू कोई 1 साल बाद चीज आ रही है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स टाइमिंग पे आते हैं। तो टाइमिंग जो है वो कैश फ्लो की जो प्राइस है किसी भी एसेट की वो अल्टर कर सकती है। और लास्ट रिस्कीनेस है, ठीक है ना। रिस्कीनेस क्या होती है? रिस्कीनेस इज एक्चुअल नॉट इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड। ये इसकी ब्रॉडर एक वो है। ये जो आप समझ के आए हैं, जो आप समझ रहे हैं कि जो एक्चुअल प्राइस है जो एक्सपेक्टेड है, तो कितना परसेंट आप समझते हैं कि एक्चुअल उसके इर्द गिर्द होगी। दिस इज कॉल्ड रिस्कीनेस। हर एक के लिए रिस्कीनेस अलग होती है ना, ये इट्स अ सब्जेक्टिव जजमेंट। तो रिस्कीनेस टाइमिंग, फॉर एग्जांपल एक बंदा समझता है कि रिस्कीनेस उसके लिए नहीं है, तो वो जो है कोई प्राइस कोई और दे सकता है, और कोई खरीदने वाला है वो समझता है कि रिस्कीनेस है, हो सकता है वो प्राइस कुछ और दे। तो ये जो प्राइस में जो वेरिएशन होती है ये भी इसी रिस्कीनेस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और जो प्राइस आपकी चल रही होती है मार्केट की, वो जो है कंबाइंड, जो प्राइस इज व्हाट, प्राइस इज बेसिकली द विजडम, कंबाइंड विजडम ऑफ द इकोनॉमी। तो वो जो प्राइस चल रही होती है वो एक कंबाइंड सेंटिमेंट होता है मार्केट के फोर्सेस का। क्लियर? तो ये थोड़ा सा है कि अच्छा, ये फैक्टर इन करेंगे हम मॉडल के अंदर, और वो आगे जाके करेंगे। तो इससे हम बाकायदा निकालेंगे कि प्राइस कैसे निकलेगी। उसके बाद दीज आर द फैक्टर्स जो रिस्कीनेस पे डिपेंड करते हैं। इससे पहले ये मॉडल देख लें ना। ये जो मॉडल है, इसके अंदर आप ये देखें कैश फ्लोज जो है वो न्यूमरेटर्स में है और यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। तो कैश फ्लो जो हमने पहली बात की थी कि जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं ऊपर आ रहे हैं, और टाइमिंग जो है वो के अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब कोई भी फैक्टर जो इन कैश फ्लोज यानी सीएफ को और के को अफेक्ट करेगा, वो वैल्यू को अफेक्ट करेगा। अच्छा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी हो सकता है जो कैश फ्लो को अफेक्ट करेगा, फाइनेंसिंग डिसीजन भी हो सकता है जो कैश फ्लोज को भी अफेक्ट करेगा और के को भी अफेक्ट करेगा, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन भी हो सकता है, वो भी कैश फ्लोज को अफेक्ट करेंगे, और आई को यानी के को अफेक्ट करेंगे। के जो है यहाँ पे वैक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट वो कंबाइंड डिस्काउंट रेट होगा, ये जो होगा जो डेट और इक्विटी दोनों का होगा, ठीक है। लेकिन सर डिस्काउंट रेट तो डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि डिस्काउंट जितना ज्यादा होता रहेगा तो वैल्यू उतनी जो है वो जितना बढ़ता रहेगा तो वैल्यू उतनी डिक्रीज होती रहेगी। हाँ बिल्कुल यही है, क्योंकि जितना डिस्काउंट रेट आपका बढ़ेगा आपकी वैल्यू, आप खुद देखें ना, जब आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इकोनॉमी स्टॉक प्राइस कम हो जाती है ना। बिल्कुल सर। तो अब आप जब के को बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ये बेसिक चीजें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। ये उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो था हमारा फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में हमने वी स्टार्ट फ्रॉम मार्केट इंस्टीट्यूशन। आई थिंक मार्केट्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमने वी डिफाइंड कि व्हाट इज मार्केट। मार्केट इज अ वेन्यू वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज। और मार्केट की मार्केट का जो है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द मार्केट, ये भी डिस्कस किया था। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि हाउ द कैपिटल इज ट्रांसफर। ये हमने स्लाइड डिस्कस की थी। नो। अच्छा, ये फिगर देखें, ये आपकी किताब की फिगर है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। तो ये फिगर जो है इसमें देखें दो एंटिटीज हैं, एक बिजनेस है ये, और एक जो है वो सेवर है, ठीक है ना। और जो ये बिजनेस है ये कौन है? ये सर पेज नंबर बता रहे हैं, पेज नंबर डायग्राम का। ये देख लें, ये फिगर 1-2 है, पहले चैप्टर में 1-2 पे देख लें, ठीक है। तो ये जो बिजनेस और सेवर्स हैं, अब अच्छा आप किस चीज को बिजनेस कहेंगे, किसको सेवर कहेंगे, पहले ये तो डिफाइन कर लें, ठीक है। तो बिजनेस कौन होता है? बिजनेस वो होता है कि जिसके पास विच इज इन नीड ऑफ कैश, उसको पैसा चाहिए होता है,
बिजनेस अमूमन सेवर नहीं होता। आजकल बिजनेस सेवर बने हुए हैं, लेकिन वैसे अमूमन जो है बिजनेस सेवर नहीं होता, ठीक है। बिजनेस अपना उसको हमेशा जो है ना कैश की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। सेवर कौन होता है? सेवर वो होता है जिसके पास सरप्लस कैश होता है। तो मार्केट का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि ये जो सेवर्स हैं और बिजनेस हैं इसको आपस में कनेक्ट करना, कनेक्शन जो है वो मार्केट करती है, ठीक है। तो अब ये ये जो डायग्राम है इसके अंदर 3 तरह के कनेक्शन गिवन है, ठीक है। पहला कनेक्शन जो है वो है डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है। और डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो डायरेक्टली जो है वो सेवर्स यानी कि सेवर्स से कनेक्टेड है। सेवर बिजनेस को जानता है और बिजनेस सेवर को जानता है, ठीक है। और इस केस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस जो है वो सेवर से डायरेक्टली इंटरेक्शन विदाउट एनी इंटरमीडिएट। सर जी सर, आप ये बिजनेस और सेवर्स में से कोई एक कॉमन एग्जांपल दे सकते हैं ताकि क्लियर कॉम्प्रिहेंशन हो जाए? सर ये सेवर क्या आप बैंक, हम सेवर को जो है वो बैंक सपोज कर सकते हैं, जैसे बैंक के पास सरप्लस ऑफ कैश होता है और वो जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो लोगों को पैसे दे रहे होते हैं, वो बिजनेस के हिसाब से लोग उनसे पैसे ले रहे होते हैं, ये कह सकते हैं इसको? बिल्कुल कह सकते हैं। जिसके पास भी सरप्लस कैश होता है अमूमन जो है ये बैंक ही होते हैं, ठीक है। अमूमन ये बैंक होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। आपने छोटी सी अपनी कोई अपना कारोबार स्टार्ट किया। अब आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके वालिद साहब के पास पैसे हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की और वो सब जमा की हुई है। तो एक बिजनेस हुआ आपका और एक सेवर हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि बिकॉज आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं और एक दूसरे पे जो है ना आप लोग ट्रस्ट भी करते हैं, तो होगा क्या कि आप अपने वालिद साहब से पैसा मांगेंगे और वो आपको दे देंगे। तो ये जो सिक्योरिटी जो है, जो ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कोई भी ऐसी पेपर होता है जिसके अंदर वो श्योरिटी होती है कि भाई आपने पैसा लिया है और दूसरा पैसा, तो वो आप सिक्योरिटी देंगे या आप कोई श्योरिटी देंगे। इस केस में वर्बल भी हो सकती है और दूसरे केस में आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर की एग्जांपल है। ये क्लियर हुई बात? तो ये तो सेकंड जो है ना, ये एक्चुअली ये होता नहीं है, रेयर में होता नहीं है। जी सर एक बात पूछनी है, ये पहले केस के अंदर अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा है तो ये केस वैलिड नहीं होगा वहां पे, अगर 2 लोग या 3 लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं अगर तो? हाँ, अगर तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और उसमें वो पार्टनरशिप ही में एक बंदा सेवर है, तो वो बाहर से पैसा नहीं लेगा, तो फिर तो विद इन बिजनेस ट्रांसफर हो रहा होगा ना। ये हम जो बात कर रहे हैं आउटसाइड बिजनेस है कि बिजनेस कहीं और से पैसा ले रहा है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बिजनेस के अंदर फिलहाल कोई ऐसा बंदा है, ओनर है, जो खुद पैसा लगा रहा है, तो वो फिर हम विद इन द बिजनेस काउंट करेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो ये केस रेयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, लोग जानते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि सेवर बिजनेस बोरोर को नहीं जानता, बोरोर सेवर को नहीं जानता। तो इस केस के अंदर जो है एक दूसरा एक ऑप्शन होता है विच इज के थ्रू दो इंटरमीडिएट आ जाते हैं। सबसे पहला जो आपने ये लिखा हुआ है थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक, तो यहाँ आप ये देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये बीच में इंटरमीडिएट आ जाता है जो सेवर्स और बोरोवर के बीच में आता है। अच्छा, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का भी काम आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है इस इंटरमीडिएट का, कि ये एक्चुअली ब्रोकर कहलाता है। ब्रोकर जानते हैं क्या होता है? सर बेसिकली बिटवीन 2 पार्टीज जो है वो आपकी मीटिंग्स जो है या आपकी जो भी फाइनेंशियल सेटलमेंट्स होती हैं उनको देखता है बेसिकली। सर सेलर और परचेजर को मिलाने का भी काम कर रहे हो, बेचने वाले और खरीदने, बिल्कुल मिलाने का काम कर रहे होते ब्रोकर्स। तो ब्रोकर जो है वो पहली बात तो ये, ब्रोकर का आप समझ लें, ब्रोकर का अपना एक्सपोजर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। एक्सपोजर का मतलब होता है कि ब्रोकर जो है वो जो है अपना पैसा नहीं लगाता, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये है कि ब्रोकर का जो सिर्फ वाहिद मकसद होता है वो सेलर और बायर को मिलाना होता है। आप घर खरीदें, ब्रोकर ने आपसे डील करा दी है। और तीसरा ये है कि ब्रोकर जो है पैसा लेता है दोनों साइड से, तो वो कमीशन होता है, क्लियर। तो ये दोनों को बेवकूफ बना रहा होता है। नहीं, बेवकूफ तो नहीं, लेकिन ये कि ब्रोकर का सारा जो है ना, देखें एक पॉइंट समझ लें ये भी कि ब्रोकर की जो सारी बिजनेस है ना वो ट्रस्ट पे चलती है। तो यू कहते हैं ना, यू कैन फूल फ्यू पीपल बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो एक दफा जो भी बेवकूफ बना रहा होता है वो अपना ट्रस्ट खत्म करेगा और वो उसके बिजनेस ठप करेगा। तो बहरहाल ये जो है ब्रोकर
पूरे इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो आप कहलाते हैं, जो आपने सुना भी होगा इन्वेस्टमेंट बैंक्स, तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ब्रोकर का काम करते हैं। ये होते क्या है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। हमारे पास टाइम कितना है? हाफ एन आवर हो गया? जी सर। अच्छा, तो 35 मिनट्स अगर हो जाए तो मुझे रिमाइंड करा दें, फिर मैं सेशन जो है ना दोबारा एक्टिवेट कर लूँगा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं एक्चुअली, आप ये समझें कि ये ऐसे बैंक होते हैं जिसके पास सेवर्स के कनेक्शन भी होते हैं और बिजनेस का भी होता है। बिजनेस को अगर कोई कैपिटल लॉन्च करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगी, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएगी, उससे कहेगी कि भाई मुझे जो है ना लेट्स सपोज 200 मिलियन का पैसा चाहिए। अब वो ये कहेगा कि भाई मेरे पास जो है दुबई में कुछ क्लाइंट्स हैं, तो या वो हैं, तो ये दे आर रेडी टू गिव दैट मनी एट दिस रेट। तो वो जो है तो वो जो है फिर क्या करेगा, कनेक्शन कराएगा। तो वो क्या करेगी, जो बिजनेस है वो सिक्योरिटी इशू करेगी। सिक्योरिटी क्या होता है, कुछ भी, जैसे आपने समझ लें बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको सिक्योरिटी कहते हैं। वो सिक्योरिटी डायरेक्टली बाय कर लेगा सेवर, ठीक है? इसके अंदर कोई बीच में कोई मिडिल मैन या कोई कुछ नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि बिजनेस से और सेवर से कुछ परसेंटेज जो है इन्वेस्टमेंट बैंक ले लेगा, जिसको आप एडवाइजरी फीस कहते हैं। एक्चुअली वो कमीशन होता है, लेकिन उसको हम आम जबान में एडवाइजरी फीस कहते हैं। तो वो एडवाइस करने की जो फीस जो है वो ले लेगा, ठीक है ना? दिस इज हाउ ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो बेसिकली काम करते हैं, ठीक है ना? और जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, आपको मालूम है। अच्छा, आजकल जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स और जो आपका वो है कमर्शियल बैंक्स, तो इनका दरमियान भी जो है ना वो बड़ा फर्क कम हो गया है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं कहलाएगा, यानी वो एक डिफरेंट काम कर रहा होगा, वो जब इन्वेस्टर काम कर रहा होगा। तो इसमें आप समझने की जरूरत है, एक होती है डीलर और एक होती है ब्रोकर। तो ब्रोकर तो आप समझ रहे हैं, डीलर वो होता है जो अपना पैसा लगाता है और फिर आगे जो है वो कोई चीज़ सेल करता है। तो जब तक कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है अपना पैसा नहीं लगा रहा होगा, वो इन्वेस्टमेंट बैंक कहलाएगा। जब वो पैसा लगाने लगेगा और अपना आगे सेल कर रहा होगा, तो फिर वो जो है वो ब्रोकर कहलाएगा, वो डीलर कहलाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स नॉर्मली क्योंकि ये काम नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऐसे होते हैं, जैसे आप देखें ना, इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहलाती हैं, जैसे पाक कतर हो गई, पाक लीबिया हो गई। अब कहने को तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो कि कतरी या लीबिया या उसके बिजनेस की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं उस ओरिएंटेड से, लेकिन ये पैसा भी गवर्नमेंट और मुख्तलिफ वहाँ से पैसा भी ले रहे होते हैं। तो उस केस में देर और डीलर, तो पाकिस्तान में ये जो डेफिनेशन है काफ़ी ब्लर है। बहरहाल यहाँ पे आप इन्वेस्ट जी 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 सर, सॉरी फॉर कटिंग यू शॉर्ट। मैं कहना चाह रहा था इस पे मुझे थोड़ी सी ना एम्बिग्यूटी है। आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं बेसिकली तब तक ब्रोकर कहलाएंगे जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, इन बिटवीन बिजनेस एंड सेवर्स। बट सर यहाँ पे वो सिक्योरिटी तो दे रहे होते हैं ना, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो रही है, और फिर जब ब्रोकर बीच में आता है तो ब्रोकर सिर्फ आई मीन दो लोगों की तरह मुलाकात नहीं करवाता, उनकी सिक्योरिटी को सबसे पहले मेजर करता है। तो जैसे कि आपने कहा कि एक क्लाइंट है बैंक का या XYZ बैंक है, उसने तो अपने दुबई क्लाइंट से कोई भी एक कहा कि आप ये बिजनेस है, आप इनको परचेज करें, तो सर उसके शेयर्स या उसके कोई भी जिसे कहते हैं एज अ लीगल अथॉरिटी, उसके पास कोई ना कोई तो सिक्योरिटी होगी ना सेवर की, ताकि बिजनेस वाला भी ना जाए और सेवर्स वाला भी ना जाए। ओके, देखें इसमें जो सिक्योरिटी होगी ना वो सेवर के पास बिजनेस की होगी, इन्वेस्टमेंट बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, नंबर 1। क्यों? अच्छा, कोई वजह पूछेगा ना इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि इन्वेस्टमेंट बैंक का नाम किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में होता ही है। आप बिजनेस जो है इन्वेस्टमेंट बैंक से डील करता ही नहीं है, नंबर 1। बिजनेस डील करता है सेवर से। अगर आप बोरो करते हैं तो वो सेवर आपको लेंड करता है, तो पैसे कौन देगा? सेवर। किसको देगा? बिजनेस को। बिजनेस जो है सिक्योरिटी किसको देगा? सेवर को। तो इन्वेस्टमेंट बैंक इस डील में कहीं नहीं है, नंबर 1। इन्वेस्टमेंट बैंक का कोई एक्सपोजर नहीं है। सिक्योरिटी कौन इशू कर रहा है? बिजनेस। सिक्योरिटी खरीद कौन रहा है? सेवर। भरोसा कौन कर रहा है बिजनेस पे? सेवर कर रहा है। लॉस किसका होगा? सेवर का होगा अगर बिजनेस डिफॉल्ट करता है। क्लियर? बात समझे? इन्वेस्टमेंट बैंक, हाँ जी, शुरू में आपने अभी क्लियर कर दिया ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एक मोड ऑफ कनेक्शन है बिटवीन बिजनेस एंड सेवर्स, तो सिर्फ कनेक्ट कर रहा है और फिर अपना कुछ मतलब यूं समझिए कि परसेंटेज रिसीव कर ले रहा है मिड ऑफ कर बीच में, ऐसे ही अगर गलत नहीं
सही सर है। बेसिकली एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो रही है कि अभी तक मुझे ये समझ में आया कि इन्वेस्ट ब्रोकर का एज अ बीच में काम क्या, जब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा बिजनेस और सेवर्स को। ब्रोकर क्या कर रहा है, देखें दो काम कर रहा है ब्रोकर। एक तो ये कि जब आप जो बिजनेस और सेवर को मिला रहा है, क्योंकि सेवर बिजनेस को नहीं जानता, बिजनेस सेवर को नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सिर्फ ब्रोकर के पास है। भाई आप क्यों कि अगर आपको घर को बेचना है या खरीदना है या गाड़ी बेचनी खरीदनी है, आप क्यों ब्रोकर के पास जाते हैं? आप डायरेक्टली कर लें, OLX पे कर लें। अब OLX पे वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, लेकिन जब OLX नहीं थी, अभी भी घर पे आप बेचते हैं खरीदते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ये बंदा इस जगह घर बेच रहा है, ठीक है, ये प्राइस है उसकी, तो वो सारे काम आप खुद नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक बंदा है जो कि ये सारे काम कर रहा होता है। तो उसका तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये होती है, ठीक है, ये ब्रोकर की। दूसरी ये कि इस केस के अंदर जो फाइनेंशियल केस है, इन्वेस्टमेंट बैंक ये एडवाइस भी कर रहे होते हैं बिजनेस को। एडवाइस क्या कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप शेयर इशू करें तो इस प्राइस पे इशू करें, इस जगह इशू करें, इतना वॉल्यूम पे इशू करें, अगर कोई बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो उसकी ये इंटरेस्ट होने चाहिए, इसको इधर प्लेस करें, इसकी ब्रोड शोज करते हैं। तो ये सारे काम भी जो एडवाइजरी जो है ना, फाइनेंशियल एडवाइजरी, वो काम भी इन्वेस्टमेंट बैंक करता है। तो सर एक क्लियरिटी चाहिए थी मुझे, सॉरी सर, एक क्लियरिटी ये चाहिए थी कि जैसे ये कंडीशन है सेकंड, ये आई थिंक मेरे ख्याल में जो बिजनेस रन हो रहे होते हैं उन पर अप्लाई होती है। अगर मैं बात करूं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जस्ट एक आइडिया होता है, और सेवर जो होगा वो पैसे अगर देगा उसके अगेंस्ट वो सिक्योरिटीज कैसे इशू करेगा, जबकि उसके पास जस्ट अभी आइडिया है, उसने बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सर ये क्या सिर्फ रनिंग बिजनेस पे अप्लाई होगा केस, या ये बिल्कुल स्टार्टअप पे भी अप्लाई होगा केस? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ सर। बिजनेस जी सर मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे ये इन्वेस्टमेंट बैंक आपने नाम लिया, ये बहुत सारे बैंकों ने या ये पाक कतर वगैरह आपने एग्जांपल दी, उन्होंने अपने एक अलग डिपार्टमेंट बना दी इन्वेस्टमेंट बैंक के हिसाब से। और वो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये सुई सॉवरेन वगैरह की कंपनीज होती हैं, इनके जब वो शेयर्स या अपने बॉन्ड्स जारी करती हैं तो वो अपने ही बैंक से रेट लेकर उनको देती हैं। ये सिर्फ हमारे बैंक के लिए काम कर रही होती है, बाकी दूसरे दो लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए काम नहीं कर रही होती। तो वहाँ पे जो रेट स्विस सॉवरेन को भी ये लोग ही डिसाइड करके बोलते हैं कि भाई आप इस रेट पे अपने बॉन्ड्स या अपने सुकूक जारी करें, और फिर हमारे बैंक के पास आके बोलती है कि हमने इससे ये रेट डिसाइड कर लिया। तो ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक के तरीके से ब्रोकर के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक बैंक का ही पार्ट है, और लेकिन आपके हिसाब से तो वो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक बना ही नहीं। मैं बताता हूँ दोनों सवाल का जवाब। पहले तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ना, एक कॉन्सेप्ट का नाम है, ठीक है ना, वो किसी बैंक का सेक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल UBL है, अब UBL में एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन है, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो डिवीजन जो वो काम करेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो कभी भी पैसा जो है ना वो लगाएगा नहीं। वो क्या करेगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एडवाइजरी सर्विसेज करेगा, वो उनका प्रोडक्ट बना देगा, फाइनेंशियल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं। प्लस ये कि वो जो है वो बायर और सेलर को मिलाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंक डिवीजन विद इन दैट। अब सवाल ये है कि जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट बैंक डिवीजन बनाए हुए हैं, तो बेसिकली वो कमर्शियल बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक के भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक का काम कर रहा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं कहलाएगा, हालांकि उसके अंदर एक डिवीजन है, जैसे UBL है। अब UBL या ये दूसरा बैंक है, उसके अंदर एक डिवीजन है। अब स्विस सदन को जो है कोई इशू करना, बड़ा इशू करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक डिवीजन उसको पूरा करेगा। बेसिकली एक तरह से इन्वेस्टमेंट बैंक वो कॉर्पोरेट की एक एडवांस फॉर्म हो जाती है कि कॉर्पोरेट जो डिवीजन होता है वो एक मिडिल SMEs और थोड़ा सा बड़े, और इन्वेस्टमेंट बैंक तो बहुत ही बड़े इश्यूज को हैंडल कर रहा होता है। तो आजकल वो जो डिस्टिंक्शन है वो ब्लर हो गई है। कमर्शियल बैंक ने अपने इन्वेस्टमेंट बैंक डिवीजन खोले हुए हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसलिए जो है ये डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। US के अंदर जो है ऐसा नहीं है। US में जो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो सिर्फ एडवाइजरी सर्विस ही दे रहे होते हैं, वहाँ पे इस तरह का नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो है बड़ा एक दूसरे में ब्लर हुआ है। फंक्शन के एतबार से आप ये समझ लिया कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शन हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल बैंक कर रहा हो या फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहा हो, उसके अंदर ब्रोकरेज रिलेशनशिप होगी, और उसके अंदर एडवाइजरी रोल होगा, और उसके अंदर जो है ये बिजनेस को फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल मार्केटिंग करेंगे। दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है सर। दूसरा जो सवाल था वो लाइफ साइकिल के बारे में ना, तो वो मैं थोड़ा सा बता दूं। ये बिजनेस का लाइफ साइकिल समझ लें जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस जो है जब भी आपको चलता है उसको आप समझ लें, उसका लाइफ साइकिल होता है। एक स्टार्ट का होता है जिसके अंदर आप का कॉन्सेप्ट होता है, एक आइडिया होता है। उसके बाद जो है ना, पहला जो है कॉन्सेप्ट होता है, तो पहला जो लाइफ साइकिल होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफर पर ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई बंदा अगर आपको आइडिया लेकर बैंक में जाए तो 99% चांस ये है कि बैंक आपको पैसा देगा, अनलेस कि आपके पास सिक्योरिटी हो। जब सिक्योरिटी हो जाती है तो वो पैसा आइडिया की नहीं दे रहा होता, सिक्योरिटी की दे रहा होता।
क्लियर है? तो आइडिया के कोई पैसा नहीं देता दुनिया में, नंबर 1। आइडिया के तो मैं आपको ये बताऊं, आइडिया के तो आपके घर वाले पैसे नहीं देंगे। वो जो पैसा आपको देंगे वो क्रेडिबिलिटी की देंगे कि आप पैसा वापस कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आइडिया जो है इटसेल्फ पैसा लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइडिया में नॉर्मली ये होता है कि यू हैव टू फाइंड एंजल इन्वेस्टर्स, जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं मुख्तलिफ। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड कर रहे होते हैं, तो वो आइडिया को कर रहे होते हैं और वो अपना पैसा डाल रहे होते हैं। उस वक्त कोई बैंक वगैरह को इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो उस केस के अंदर अगर वेंचर कैपिटल से बात हो रही होती है तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा होता है। समटाइम्स ये होता है कि ओवर द टाइम आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी हो जाती है, यानी साइज बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो है वो बैंक के थ्रू जो है वो कर रहा होता है, ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। और उसके बाद जब साइज जब इतना बढ़ जाए कि जब एक बैंक अपना एक्सपोजर सब एक में डालने को तैयार ना हो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, वो मल्टीपल बैंक से डील कर रहा होता है। जब मल्टीपल बैंक से डील करने के लिए बात आती है तो देन वो हायर करता है इन्वेस्टमेंट बैंक को, और वो अपनी एक सिक्योरिटी इशू करता है, और सिक्योरिटी जो है वो मल्टीपल बैंक खरीदते हैं, एक कंसोर्शियम बनता है। जैसे आपने बात की उसकी स्विस अर्दन की, तो स्विस अर्दन को अगर पैसा चाहिए, लेट्स सपोज 200 बिलियन चाहिए या 100 बिलियन चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो कंसोर्शियम बनाएगा, उसमें एक लीड बैंकर होगा और 4-5 और दूसरे बैंकर्स होंगे। वो मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट बैंक का, किसी बैंक का इन्वेस्टमेंट बैंक डिविजन को हेड कर रहा होगा, वो प्रोडक्ट डिवाइस करेगा, वो प्रोडक्ट उसके बाद वो आगे वो प्रेजेंट करेगा बैंकों में, बैंक उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि ये लोग जो है मिलकर जो है वो सिक्योरिटी बाय कर लेते हैं। तो ये एक तरह से एक वो है कि स्मॉल से लेके बड़ा, मीडियम और लार्ज तक जो है ना मुख्तलिफ, तो जो लार्जेस्ट सेक्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं। क्लियर? ओके, तो ये इसमें बस ये है कि सेकंड जो है ना, जैसे बिजनेस और सेवर जो है वो आपस में डील करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर की नहीं। ऐसी वजह से आप यहाँ पे देखें, ये जो आपके ये जो लाइन है, इसमें जो एरो जा रहा है, ये एरो जो है ये ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है ना। एरो ब्रेक ना होने का मतलब ये होता है कि जो है ना ये बैंकर्स और सेवर्स जो है वो आपस में डायरेक्ट डील होकर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक जो है सिर्फ फैसिलिटेटर है। जो थर्ड चीज है उसके अंदर आप ये देखें, एरो ब्रेक हो रहा है। एरो ब्रेक होने का मतलब ये है कि नाउ देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, वो है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। जी सर, वो आपने जो कल स्लाइड्स अपडेट की थी उसमें ये तो नहीं है, आपने क्या अभी दोबारा स्लाइड्स अपडेट की हैं? हाँ, अभी अपडेट कर लिया मैंने, सुबह ही किया है, इसमें डाला है, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है, इसको ये देख लें कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो बिजनेस है वो पैसा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी जो है वो इस तरह से है। ये इसके एग्जांपल आप समझ लें, ये कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो उसके पास पैसा होता है बोरोवर्स का, और वो पैसा एडवांसेस के फॉर्म में लेंड कर रहे होते हैं बिजनेस। तो वो क्या करते हैं कि पैसा सेवर से लेते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी या इशू करते हैं। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी लिखी है, कमर्शियल बैंक जो है वो सिक्योरिटी इशू करते हैं सेवर्स को। वो सिक्योरिटी जो है इंटरमीडिएट सिक्योरिटी कह लें, या ये कि अगर आपने डिपॉजिट किया हुआ है तो वो आपके पास डिपॉजिटर रिसीप्ट्स होगी, या ये कि अगर ये सेल्फ वो कॉर्पोरेट उसमें है तो वो अगर वो रीट्स की फॉर्म है जिसके अंदर वो एक सिक्योरिटी इशू करता है। लेकिन फिलहाल आप कमर्शियल बैंक को देखें तो वो सेवर से पैसा लेते हैं, यानी कि डॉलर सेवर जो है वो इंटरमीडिएरी को दे रहा है और वो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई इंश्योरेंस इशू कर रहा है। अब ये पैसा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के पास आ गया, ये पैसा आगे दे रहा है बिजनेस को, बिजनेस सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं यानी एडवांस की फॉर्म में, और ये पैसा दे रहा है। अब बिजनेस ने जो डील की है वो इंटरमीडिएरी से की है। फॉर एग्जांपल यूबीएल कह लेते हैं, बीच में यूबीएल। सर, आपकी आवाज जो है वो गायब हो रही है। सर, मतलब इसका ये है कि जो बिजनेस है वो सेवर को नहीं जानता और सेवर बिजनेस को नहीं जानता। हाँ, बिजनेस को नहीं जानता। अब जो बिजनेस है उसने डील नॉर्मली यही मॉड्यूल फॉलो हो रहा है ना, मतलब मार्केट नॉर्मली है 95% तो यही फॉलो होता है, बल्कि 99% कह लें। सर, अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं तो क्या वो भी थर्ड वाले केस के अंदर आते हैं? वो थर्ड वाले में। म्यूचुअल फंड क्या है? बेसिकली सेवर है, इन्वेस्टर ने पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपने उसको सिक्योरिटी दे दी, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट दे दिया, वो पैसा म्यूचुअल फंड ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। बिजनेस से जो पैसा रिटर्न आया वो उसका जो है आपने सेवर को दे दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है रिस्क जो है बीच में, जो बिजनेस का रिस्क है वो म्यूचुअल फंड ही शेयर करेगा बेसिकली, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक रिस्क शेयर नहीं कर रहा था, उसका एक्सपोजर नहीं था। ये फर्क है। म्यूचुअल फंड क्योंकि बिजनेस का रिस्क भी शेयर कर रहा होता है, तो ये कि या म्यूचुअल फंड या कोई भी बैंक या कोई भी इंटरमीडियरी है, वो जो डिसीजन टू इन्वेस्ट जो है वो सेवर के पास नहीं है। अगर कोई सेवर है उसको ये नहीं पता कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ। आप किसी कमर्शियल बैंक के पास जाएं और कहें कि भाई मेरा जो पैसा है, मैंने जो है 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कराया, मुझे ये बताएं कि पैसा आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, तो कमर्शियल बैंक को नहीं पता। यानी उसको पता है लेकिन वो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो कहता है कि नहीं, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आपने हमारे पास इन्वेस्ट किया, हमने कहाँ किया है, दैट्स नॉट नॉन ऑफ योर कंसर्न। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने आगे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है और बिजनेस जो है बिजनेस डिफॉल्ट हो गया किसी वजह से, तो क्या होगा कि वो ये नहीं कह सकता कमर्शियल बैंक के जो है क्योंकि बिजनेस डिफॉल्ट हो गया तो हम जो है आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये अपने रिस्क पे किया है, तो क्योंकि इंटरमीडियरी आ जाती है तो यहाँ पे जो है ना रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। जी सर लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं तो अगर आगे म्यूचुअल फंड ने जिस किसी बिजनेस के अंदर अगर इन्वेस्ट किया हुआ है और वो जो बिजनेस है वो डिफॉल्ट कर जाता है या लॉस में चले जाता है, उसका इम्पैक्ट तो जो सेवर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है म्यूचुअल फंड को, उन तक तो पहुंचता है ना सर? हाँ, म्यूचुअल फंड के केस में ये है कि आप ये समझें कि म्यूचुअल फंड की रिलेशनशिप तो इंटरमीडियरी की है, क्योंकि सेवर बिजनेस को नहीं जानता, लेकिन इसका जो पे ऑफ है वो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स की तरह है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप, और एक होता है उसका पे ऑफ। तो ये जो डिस्कस किया है इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ये इसकी लीगल रिलेशनशिप है। अमूमन जो है लीगल रिलेशनशिप और पे ऑफ जो है वो, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर का पे ऑफ हमेशा उसके परसेंटेज फॉर्म में होता है और उसकी लीगल भी इन्वेस्टमेंट बैंक कहलाती है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की जो लीगल रिलेशनशिप है वो इसी तरह से है कि वो बीच में एक डीलर है और उसका पे ऑफ भी रिस्क के हिसाब से होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ एक ये है कि जो उसका पे ऑफ है वो इन्वेस्टमेंट बैंक के हिसाब से होता है, लेकिन उसकी रिलेशनशिप की लीगैलिटी वो ऐसे ही है जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। क्योंकि सेवर नहीं जानता कि म्यूचुअल फंड ने, अगर आप म्यूचुअल फंड से पूछे कि मेरा जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो ये तो बता देगा कि भाई इतने परसेंट जो है ऑयल एंड गैस में, इतने परसेंट पावर में, इतने परसेंट ये है, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बताएगा कि वो जो आपका पैसा है वो किस जगह इन्वेस्ट हुआ है। तो लीगली जो है इंटरमीडियरी कहलाएगा। लेकिन हाँ, उसने ये कहा है कि अगर वहां से पैसा कम होता है तो हम जो है आगे आपको कम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बाकी म्यूचुअल फंड के अलावा बाकी जो एग्जांपल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, ये सारे भी इंटरमीडियरी कहलाएंगे। और इसमें जो है जैसे कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा है, उसके अंदर जो है वो रिस्क भी कमर्शियल बैंक खुद बेयर करता है। जी, एनीबॉडी? 3 लोगों ने हाथ रेस किए, बताएं। सर 35 मिनट हो गए। ओके, तो अभी तक ये है कि वी विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। हम 5 मिनट बाद जो है ना दोबारा लॉग इन आप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। क्लियर? ठीक है सर। ओके सर। ओके। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड फॉर्म, तो हमने वो ऑलमोस्ट कर ली थी। वो ये है कि थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, इसमें जो है हमने कहा था कि एग्जांपल हमने कमर्शियल बैंक की दी थी, और कमर्शियल बैंक जो है वो सिक्योरिटी या बोरो करता है पैसा सेवर्स के, और वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस पे। रिस्क जो है वो उसका अपना होता है, और इसी वजह से जो है ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। इस पिक्चर में इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हम देन हमने ये भी डिस्कस किया था फाइनेंशियल मार्केट्स की टाइप। तो ये कुछ डिस्टिंक्शंस हमने लास्ट क्लास में की थी डिस्कस, फिजिकल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स। कोई बताएगा इसमें क्या है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? एनीबॉडी? जी,
क्या किस तरह करेंगे? सर कॉपी में देखने ढूंढ रहे हैं। कॉपी आप दिमाग में रखा करें ना, कॉपी अपनी। सर इसमें आपने डाटा इक्विटी के बारे में बताया था कि डेट जो होती है वो क्या कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है और आपकी जो इक्विटी होती है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्योंकि नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो मैं बताता हूँ, हमने कहा था। जी 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 बताएं। फाइनेंशियल एसेट्स सर इसमें एसेट्स की वैल्यू बता रहे होते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की जैसे सिक्योरिटीज हो गई और बॉन्ड हो गए, उनके लिए उनको एक्चुअली फिजिकल एसेट्स की वैल्यू बता रहे होते हैं। सर जी 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 सर फिजिकल एसेट बेसिकली टेंजिबल होते हैं और फाइनेंशियल एसेट जो है वो नहीं होते। एक डिफरेंस ये भी बोल सकते हैं। जी और कोई? और फाइनेंशियल एसेट्स की जो रिडक्शन भी नहीं होती इन द होती है, ये भी एक इसका बेसिक वजह है। तो मैंने बताया था कि फिजिकल एसेट्स आर डेरिवेटिव ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स के फाइनेंशियल एसेट, ये प्लीज ये माइक्स बंद कर दें। हसन, अब्दुल मुफीद, आफरी नंबर, नवीद इकबाल। तो अच्छा तो फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स का फर्क ये था कि फिजिकल एसेट जो है वो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है और वो उसकी अपनी जो है एक सेपरेट वैल्यू होती है, और जो फाइनेंशियल एसेट्स होता है उसकी अपनी सेल्फ सेपरेट वैल्यू नहीं होती। दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम फिजिकल एसेट। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने बताई थी, शेयर्स एंड बॉन्ड्स हैं। शेयर्स और बॉन्ड्स जो है वो क्या है बेसिकली? शेयर बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन शेयर क्या होता है? दे रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शनल ओनरशिप ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स ना। तो शेयर, अगर आपके पास शेयर है तो आपको प्रोपोर्शनल ओनरशिप एसेट के अंदर है, कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर यू हैव अ प्रोपोर्शनल ओनरशिप। तो इसी तरह से बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड के अंदर आपके पास ओनरशिप है कंपनीज की कैश फ्लोज के अंदर। तो ये जितने भी शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये जो है इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। इसी तरह से मनी है, पैसा, कैश, तो करेंसी जो है वो उसके अंदर भी जो है उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। याद है आपको ये सब चीज हमने डिस्कस की थी? सर थोड़ा सा रिवाइज करवा दे, भूल गए। सर कंक्लूजन में ये समझ लो कि फाइनेंशियल एसेट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है और फिजिकल एसेट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ऐसे ही, ठीक है, वैसे ही है। ये हसन, ये अपना जरा माइक, हसन माइक ऑफ कर दें जरा। मोहम्मद हसन सॉरी सर, मेरा माइक ऑफ है सर। नहीं हसन, मोहम्मद हसन की बात कर, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो इसी तरह से फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट्स में एक फर्क है कि फिजिकल एसेट्स की अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और फाइनेंशियल एसेट्स की अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती, वो डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल कहता हूँ। अब स्टील मिल है, ठीक है ना। स्टील मिल की एक तो शेयर है और स्टील मिल का एक लैंड है। अब स्टील मिल जितना भी बुरी परफॉर्म करे, उसका लैंड की जो वैल्यू होगी वो स्टील मिल की परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ये एक फिजिकल एसेट है। जबकि फाइनेंशियल एसेट वो शेयर है। अगर किसी के पास स्टील मिल का शेयर है तो उसकी जो वैल्यू होगी, शेयर की अपनी जो वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, उसके अंदर जो एसेट्स हैं उसकी वो क्या है बेसिकली। तो ये फर्क है बेसिकली फाइनेंशियल एसेट और फिजिकल एसेट का अंदर। तो फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी के अंदर जो एसेट्स आते हैं वो उसके अंदर आपका शेयर्स हो गए, फाइनेंशियल एसेट्स में बॉन्ड्स हो गए, मनी हो गया, और भी बहुत से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी तरह दूसरी डिस्टिंक्शन हमने डेट और इक्विटी की बात की थी, ठीक है। ये तो आप लोग कोई बताएगा इसमें डेट और इक्विटी में क्या फर्क है? जी सर, डेट जो होता है वो लायबिलिटी होता है और इक्विटी आपके कोई भी शेयर वगैरह या कोई भी इस तरह की जो आपको आगे कवर है। सर एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। हाँ, तो इक्विटी भी डेट ही होती है कंपनी के लिए, वो भी डेट होती है, वो इंटरनल होती है, और जो डेट है वो एक्सटर्नल डेट कहलाती है। दूसरा फर्क ये है कि इक्विटी और डेट के अंदर ये कि डेट का जो पे ऑफ होता है वो फिक्स होता है, या तो वो फिक्स एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है या किसी बेंचमार्क की फॉर्म में होता है। एब्सोल्यूट फॉर्म में मतलब ये कि इंटरेस्ट रेट आपका 10% है तो वो जो इंटरेस्ट आपको अगर
1000 रुपए पे 10% है, वो 100 रुपए ही रहेगा रिगार्डलेस कि आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो। या ये कि वो बेंचमार्क की फॉर्म में होता है कि आपने काइबोर +4 कर दिया तो जो भी काइबोर होगा उसके हिसाब से होगा। इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस यानी कि जो आपका शेयर होता है वो आपकी जो शेयर की जो परफॉर्मेंस कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, तो कोई बेंचमार्क भी नहीं होता और कोई फिक्स भी नहीं होता। दूसरा जो फर्क होता है डेट जी सर, उसमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड का भी कोई इशू होता है सर? हाँ, मैं वही दूसरी बात कर रहा था। ये दूसरा फर्क है। ये दूसरा फर्क ये है कि जो मैच्योरिटी डेट जो है वो एक खास पीरियड तक जाता है और वो मैच्योर हो जाता है, और इक्विटी जो है वो मैच्योर नहीं होती, परपेचुअल कहलाती है। ठीक है ना। इसमें डेट और इक्विटी के बीच की फॉर्म भी है, इसको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड की फॉर्म क्या है? जैसे प्रेफर्ड स्टॉक हो गया। प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर इक्विटी का जो पोर्शन है वो क्या है? परपेचुइटी है। डेट का पोर्शन क्या है? फिक्स रिटर्न है। ठीक है। तो हालांकि हम ज्यादातर लोग उसको इक्विटी में क्लासिफाई करते हैं और टैक्स और लीगल पर्पसेस के लिए भी वो इक्विटी कहलाता है, लेकिन वैल्यूएशन पर्पस के लिए अक्सर जो है वो डेट के अंदर क्लासिफाई होता है, बिकॉज उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो बिल्कुल डेट की तरह होती है। क्लियर? सर ये हाइब्रिड फॉर्म क्लियर नहीं हुई थोड़ी सी। हाइब्रिड का मतलब क्या है? जैसे जो बिजली पे भी चल रहा है और उस पर भी चल रहा है, पेट्रोल पे भी चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मिक्स फॉर्म। तो एक ऐसी जैसे मैंने बताया ना, दो प्रॉपर्टीज हो गई ना डेट और इक्विटी के अंदर। एक डेट का फंक्शन क्या है? फिक्स रिटर्न। ठीक है। इक्विटी का फंक्शन क्या है? परपेचुइटी। ठीक है ना। डेट के अंदर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर किसी का फिक्स रिटर्न होगा तो वो परपेचुअल नहीं होगा, और जिसका फिक्स रिटर्न नहीं होगा वो परपेचुअल होगा। तो डेट जो है फिक्स रिटर्न और नॉन परपेचुअल होती है। इक्विटी जो है वो वेरिएबल रिटर्न और परपेचुअल होती है। लेकिन हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड के अंदर ये होती है कि वो फिक्स रिटर्न भी होता है और इक्विटी की तरह वो परपेचुअल भी होता है। इसकी एग्जांपल प्रेफर्ड स्टॉक है। प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसका रिटर्न अमूमन 5% 10% जो है वो फिक्स कर लेते हैं, और लेकिन उसकी मैच्योरिटी नहीं होती। तो इस तरह की सिक्योरिटी को हाइब्रिड कहते हैं। अब लीगल फॉर्म में वो इक्विटी कहलाती है, वैल्यूएशन की फॉर्म में वो डेट कहलाती है। ठीक है। क्लियर? जी सर, थोड़ा क्लियर हो गया। फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात की है। ये क्या होती है मनी मार्केट? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को डील करती है, और कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग और शॉर्ट का क्या क्राइटेरिया है, कोई बताएगा? बहुत शॉर्ट टर्म जो होती है वो असल में विद इन वीक और विद इन ईयर हो जाती है। इजीली कैश कन्वर्टेबल होती है। विद इन वीक नहीं होती, विद इन 1 ईयर विद इन ईयर होती है, विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। और लॉन्ग टर्म जो होती है वो 1 साल से ऊपर वाली होती है, जो भी होती है इजीली कन्वर्टेबल नहीं होती कैश। कैपिटल मार्केट सर, कैपिटल मार्केट जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, जो कि मोर देन 1 ईयर होती है, और लेस देन 1 ईयर होती है वो मनी मार्केट, दैट इज शॉर्ट टर्म। बिल्कुल 1 ईयर से जो ज्यादा होगी वो लॉन्ग टर्म होगी और कैपिटल मार्केट होगी, और बिल्कुल मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म होगी। अच्छा, वैसे एक बात, एक लॉजिक कॉन्सेप्चुअल बात है, ये 1 ईयर क्यों हमने कहा है? व्हाई नॉट इट्स 2 ईयर, व्हाई नॉट इट्स हाफ एन ईयर? ये 1 का क्यों मकसद है? सर वो बैलेंस शीट की बात हो रही होती है कि वो पूरे ईयरली कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग ईयर की बात है, फिस्कल ईयर। हाँ, एक तो फिस्कल ईयर है, बैलेंस शीट की है। एक और पॉइंट भी है, वो मैं आपको जरा समझा दूं कि ये जितनी भी इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, इंटरेस्ट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स हो गए, जैसे पीआईबीज हो गए या दूसरे बॉन्ड्स हो गए, ये सारे जो कैलकुलेशन होती है ना वो ईयरली टर्म पे होती है। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है ईयरली टर्म पे। तो अगर कोई सिक्योरिटी ईयर से कम होती है तो वो जीरो कूपन कहलाती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता बेसिकली, इसलिए उसको मनी मार्केट में कहते हैं। पहली बात तो ये कि मनी मार्केट के अंदर शेयर्स आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे। ठीक है, तो मनी मार्केट के अंदर सिर्फ डेट सिक्योरिटीज होंगी। अब डेट भी 2 तरह की होगी, जो 1 साल से ज्यादा होगी, 1 साल से कम होगी। तो 1 साल से ज्यादा डेट जो है उसमें इंटरेस्ट लगता है, तो वो भी नहीं आएगी। तो अब रह गया इसमें वो डेट आएगी जिसको जीरो कूपन कहते हैं, जिसके अंदर कोई कूपन नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट होता है। वो मैं किसी और बताऊंगा वो इंटरेस्ट किस तरह लगता है, इम्प्लिसिट होता है, लेकिन कूपन कोई नहीं होता, एक्सप्लिसिट कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स, कैश फ्लो पेमेंट्स नहीं मिलती। इसी वजह से जो है ना ये डिस्टिंक्शन की गई है। क्लियर है? कोई एग्जांपल बता देंगे मतलब मनी मार्केट में? मतलब बहुत जैसे आपका ट्रेजरी बिल है, टी बिल, ट्रेजरी बिल, ये तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ना, जो वो मनी मार्केट का है। और इसके अंदर क्या होता है कि 3 मंथ्स, ये आगे की स्लाइड पे आएगा, वो उसमें 3 मंथ्स 6 मंथ्स का होता है, और उस पर इंटरेस्ट नहीं होता। यानी कि अगर आप ट्रेजरी बिल बाय करेंगे तो आपको बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको उसका रिटर्न मिलेगा।
ठीक है ना, यानी उसकी प्रिंसिपल मिलेगा, ठीक है? वो डिस्कस आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डिटेल। और कोई एनीथिंग एल्स? उसके बाद जो दूसरी डिस्टिंक्शन है वो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी है, कोई बताएगा इसके बारे में? सर प्राइमरी वो होती है जो फर्स्ट टाइम कहीं पे सिक्योरिटीज दी जाती है, और सेकेंडरी वो होती है कि जब वो दोबारा से रीसेल की जा रही होती है। हाँ बिल्कुल, गुड। तो प्राइमरी वो होती है फर्स्ट टाइम इशू होती है, सेकेंडरी होती है वो रीसेल कर रही होती है। आईपीओ क्या चीज़ है और वो प्राइमरी या सेकेंडरी है? आईपीओ इनिशियल प्राइमरी ऑफरिंग है ये जी अलिया, आईपीओ इनिशियल प्राइमरी ऑफरिंग है, और ये जो है वो प्राइमरी इसके ऊपर कहलाती है। ये जो पहली दफ़ा जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में कहलाती है आईपीओ। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है, और ये जो है प्राइमरी। अच्छा, दूसरी अगर कोई कंपनी सेकंड टाइम अपने शेयर इशू करे, नए शेयर इशू करे दूसरी दफ़ा, तो वो प्राइमरी होगी सेकेंडरी होगी? सेकेंडरी होगी सर, स्टॉक एक्सचेंज में डील होगी। स्टॉक एक्सचेंज में वो नए, हाँ सेकेंडरी होगी और स्टॉक एक्सचेंज में डील होगी जी। और कोई इससे जी और कोई इसको और कोई बताया? हसन जी, कोई कौन बताएगा? और एनीबॉडी एल्स? सर अगर न्यू शेयर्स इशू किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो अगेन ये आईपीओ ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ नहीं होगा, प्राइमरी होगी। लेकिन प्राइमरी आईपीओ नहीं होगा, प्राइमरी होगी। ठीक है, आईपीओ नहीं होगा। प्राइमरी सर ये इसलिए होगी क्योंकि रीसेल नहीं हो रहा है, इनिशियली ही पहली दफा ही आ रहा है। ठीक है, ये प्राइमरी ही कहलाएगी। ठीक है, तो अगर कोई नए शेयर इशू होते हैं पहली दफा, चाहे वो आईपीओ की फॉर्म में हो, यानी आईपीओ का मतलब क्या होता है? कंपनी ने पहली दफा शेयर इशू किए, लेकिन कंपनी जो है वो कई दफा शेयर इशू कर सकती है। तो अगर किसी कंपनी ने दूसरी दफा किए या तीसरी दफा किए, तब भी वो प्राइमरी ही कहलाएगी क्योंकि नए शेयर इशू हो रहे हैं, लेकिन वो आईपीओ नहीं होगा क्योंकि वो इनिशियल नहीं है। ठीक है ना, तो आईपीओ एक्चुअली हम क्यों आईपीओ को अलग करते हैं? इसकी वजह जो है वो ये होती है प्राइस डिस्कवरी, कि आईपीओ में प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई होती, तो एक मार्जिन ऑफ एरर भी होता है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी भी आती है, तो जबकि सेकेंडरी में आपकी प्राइस डिस्कवरी हुई भी होती है। ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, अभी इसका इतना वो नहीं। लेकिन ये क्या आईपीओ जो है वो प्राइमरी मार्केट ही होती है। एवरी आईपीओ इज अ प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन, बट एवरी प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन इज नॉट एन आईपीओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्पॉट सेकेंडरी को थोड़ा सा। अच्छा, सेकेंडरी क्या है? बेसिकली जब आप सेकंड हैंड यानी रीसेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी मार्केट से शेयर इशू किया, आपने वो बाय कर लिया, आपके नाम पे शेयर हो गए, आपने किसी थर्ड पार्टी को शेयर सेल कर दिए, तो जब आप सेल करते हैं तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। जो स्टॉक एक्सचेंज में नॉर्मली जो बाइंग एंड सेलिंग डेली शेयर्स की हो रही होती है, वो सारा सेकेंडरी मार्केट होता है, क्योंकि वो शेयर एक ओनर से दूसरे ओनर पे जा रहा होता है। प्राइमरी में फर्क ये होता है कि उसके अंदर कंपनी जो है हमेशा इशूअर होती है, सेलर होती है, और बायर जो है वो इन्वेस्टर होता है, जबकि सेकेंडरी में एक इन्वेस्टर बायर होता है, दूसरा इन्वेस्टर सेलर होता है। तो जो सेकेंडरी के जो प्रोसीड्स हैं बाइंग एंड सेलिंग का, उसका इफेक्ट कंपनी पे नहीं पड़ रहा होता, जबकि प्राइमरी के अंदर डायरेक्टली इफेक्ट कंपनी पे पड़ रहा होता है। ठीक है ना, इसी तरह से एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपने कोई गाड़ी बुक कराई है, तो वो जो गाड़ी अगर शोरूम से खरीदी है तो वो प्राइमरी मार्केट हो गई, लेकिन आपने कहीं और बेची है, किसी और ने खरीद ली है, वो सेकेंडरी मार्केट हो गई। जो आपने शोरूम से खरीदी है तो उसके पैसे लेट्स सपोज इंडस मोटर को जाएंगे, लेकिन अगर आपने बेची है और किसी और ने खरीदी है तो उसके पैसे का इंडस मोटर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर? सर इसमें आईपीओ क्या होगा? अगर लेट्स सपोज गाड़ी वाली एग्जांपल लें हम, आईपीओ अगर किसी आपने पहली दफा गाड़ी खरीदी है, या इंडस मोटर ने पहली दफा गाड़ी सेल की है, पहली गाड़ी सेल की है, पहला वो आईपीओ होगा, वो आईपीओ होगा। लेकिन अगर पहली दफा गाड़ी कोई सेल करेगा तो उसको नहीं पता कि मेरी गाड़ी कितने बिकेगी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मैंने शुरू में बताया ना कि असल चीज क्या होती है, डिमांड। ये नहीं होता कि सप्लायर ने कितनी कॉस्ट लगाई, तो इस वजह से जो है ना वो एक आईपीओ कहलाएगा उसके केस के अंदर। लेकिन अगर दूसरा बैच या तीसरा बैच इशू हो रहा है तो आपको पता है कि मार्केट क्या चल रही है। क्लियर? वो प्राइमरी कहलाएगा, फिर वो भी प्राइमरी कराएगा, आईपीओ नहीं कहलाएगा। लेकिन आईपीओ नहीं कहलाएगा सर। आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है स्पॉट एंड फ्यूचर। स्पॉट का मतलब ये होता है कि आज की तारीख जी इमीडिएट बाइंग एंड सेलिंग को इमीडिएट बाइंग और सेलिंग को बोल रहे हो, जो हमने अभी लिया और अभी फौरन उसको बाइंग और सेलिंग करने की अगर कैपेबिलिटी है हमारे अंदर तो। हाँ,
बिल्कुल more to do with immediately it's also to do with the settlement, right? Spot ये है कि आप खरीद बेच के उसको सेटल करते हैं, फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिले करने का। हाँ बिल्कुल सही है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने क्लास में भी बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी दो लेग्स होती हैं, वन इज अ डील और दूसरा सेटलमेंट। ठीक है, डील क्या होती है? जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि मैंने जो है ये शेयर इतने में खरीद लिया, दैट इज अ डील। सेटलमेंट ये होता है कि मैं वो पैसे दूं और दूसरा बंदा मुझे शेयर दे, उसको कहते हैं सेटलमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात? तो अगर इफ देयर इज अ कंसिडरेबल टाइम डिफरेंस बिटवीन अ डील एंड सेटलमेंट तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर। ठीक है, कंसिडरेबल का मतलब क्या है? कंसिडरेबल का मतलब इतना टाइम डिफरेंस है कि उसका इफेक्ट उसके प्राइस पर आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपने डील आज की है और आपने कहा कि भाई मैंने जो है डॉलर जो है 170 रुपए के बेचे हैं और एक महीने की सेटलमेंट उसकी एक महीने बाद है, यानी कि एक महीने बाद मैंने 170 के डॉलर बेचे हैं। तो क्या होगा कि डील आपने आज की है, उसकी सेटलमेंट एक महीने बाद होगी। तो एक महीने बाद आप क्या करेंगे? अपने जेब से जो है वो अपने जेब से $1 निकालेंगे और दूसरा बंदा 170 रुपये आपको देगा, आप डॉलर देंगे, तो इसको कहते हैं सेटलमेंट। तो जिस वक्त डील हुई है उस वक्त ना आपकी जेब से कुछ निकला, ना आपकी जेब में आया, ना आपके बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट आया। ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रॉमिसरी नोट। अब सवाल ये है कि कोई बंदा आपसे 170 में डॉलर खरीद रहा होगा जबकि आज की प्राइस अगर 160 चल रही है, तो वो क्यों आपसे 170 में खरीदेगा? क्योंकि उसमें टाइम डिफरेंस इतना हो गया कि उसका इफेक्ट प्राइस पे आ गया। दिस इज अ कंसिडरेबल टाइम डिफरेंस। अगर टाइम डिफरेंस इतना हो कि उसकी प्राइस पे इफेक्ट नहीं आ रहा हो तो फिर वो कंसिडरेबल नहीं कहलाएगा, वो स्पॉट ही कहलाएगा। अगर मार्केट वल्नरेबल है, सपोज अगर जैसे पाकिस्तान की मार्केट की सिचुएशन है या किसी भी ऐसी मार्केट की जहाँ पे डॉलर रेट फ्लक्चुएट होता है, तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे पिछले केस में आपने प्राइमरी मार्केट या आपने बताया था कि एक साल का टेन्योर होता है, तो कोई टाइम फिक्सेशन नहीं होती। आप क्योंकि लास्ट आपने लेक्चर में तो यही कहा था कि जहाँ पे डील होगी सेम टाइम पर होना चाहिए। तो अगर मार्केट वल्नरेबल है तो फिर क्या होगा? सेम टाइम, देखिए इसमें वल्नरेबिलिटी का ताल्लुक ही नहीं है। सेम टाइम का मतलब ये है कि आपने जो भी डील, जिस देखें एक पॉइंट समझ लें, जो जब मार्केट में वल्नरेबिलिटी है, चेंजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिस वक्त आपने डील की आपने समझ लिया वो एक स्नैपशॉट खींचा मार्केट का, तस्वीर खींची और वो फिक्स हो गई। अब जो भी उसके आगे मार्केट हो रही है वो आपसे कोई सरोकार नहीं। जैसे आपने कोई तस्वीर खींचते हैं ना तो तस्वीर फिक्स हो जाती है, तो इसी तरह से आपने अपनी डील फिक्स कर ली। अगर मार्केट जो है बहुत वल्नरेबल थी, 150 से 170 के दरमियान मूव कर रही थी, आपने जिस वक्त तस्वीर खींची वो आपकी डील हो गई। अब सवाल ये है कि सेटलमेंट अगर सेम डे हो रही है तो वो स्पॉट कहलाएगी। अगर सेटलमेंट का जो डिफरेंस है वो एक महीना या एक हफ्ता या जो भी है तो उसको फ्यूचर कहलाएगा। अब अगर आप ये समझ लें कि रेट्स जो है स्पॉट के अलग होते हैं, फ्यूचर्स के अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा फ्यूचर होता है वीक का होता है, 2 वीक का होता है, मंथ का होता है, 6 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है। अमूमन इस तरह के फ्यूचर्स के ट्रांजेक्शन, तो हर एक का रेट अलग अलग होता है और इसके डिपेंड क्यों होता है कि वो उसके अंदर टाइम पीरियड जो आ जाता है उसकी वजह से। जी क्लियर? और इसमें सिर्फ एक एडिशन और कर दूं आपकी इजाजत से। At the time of deal, actually you decide when do you want the settlement to take place. So that determines the price. Exactly. जब आप डील करते हैं, जैसे मैंने कहा कि डील का पार्ट क्या है, जैसे डील आपने की कि मैंने $1 जो है मैंने बेचा इस डेट को, वो डेट जो 1 महीने बाद है, दैट इज बेसिकली जब आपने डील कर लिया तो आपने एक जो है रेवेन्यू स्टैंप लगाया पेपर पे, दोनों लोगों ने साइन किया, वो लीगल बाइंडिंग हो गया। ठीक है, तो इसको डील कहते हैं। और जो रेट उस डील में तय होता है वो उस ड्यूरेशन के हिसाब से तय होता है जो ड्यूरेशन आपने रखी होती है। 1 महीने का रेट अलग होगा, 6 महीने का रेट अलग होगा, 3 महीने का रेट अलग होगा। क्लियर? तो आगे चले। अच्छा, स्पॉट और फ्यूचर की हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें बहुत से वेरिएंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड भी आता है। फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या फर्क है? Anybody? Exchange and non-exchange फॉरवर्ड के अंदर थर्ड पार्टी सेटलमेंट हो रही होती है, फ्यूचर के अंदर थर्ड पार्टी सेटलमेंट हो रही होती है और फॉरवर्ड के अंदर थर्ड पार्टी सेटलमेंट नहीं होती है। I think futures are exchange traded and forwards are OTC. बेसिक ये दोनों चीजें आपने एक ही बताई है, यानी कि फ्यूचर जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, फॉरवर्ड जो है वो OTC के अंदर होते हैं। OTC मतलब ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि जिसके अंदर कोई एक्सचेंज यानी कोई सेंट्रल रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व ना हो। ठीक है ना, ये हम आगे बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट के अंदर इसकी डिटेल में। तो अगर कोई फ्यूचर 2 लोग आपस में कर रहे हैं, जैसे मैं और 2 लोग बैठे हुए हैं, मैं और जवाद बैठे हुए हैं,
और ड्राइंग रूम में बैठे हुए और हमने जो है डील कर ली है, तो ये फॉरवर्ड कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने जो है एक फ्यूचर प्रोडक्ट जो है वो बाय किया है स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो फ्यूचर कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है, अगर स्टॉक एक्सचेंज से कोई चीज बाय करते हैं तो वो फ्यूचर्स होगा। सर क्लैरिफिकेशन हुई थोड़ी सी फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर में। देखें, इसका फर्क ये है कि आप ये चीज समझें कि फ्यूचर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और फॉरवर्ड्स जो है वो कस्टमाइज्ड होते हैं। जब आप दो लोग आपस में डील कर रहे होते हैं तो दो लोग जब आपस में डील कर रहे होते हैं तो वो कोई भी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं जो 15 दिन के लिए डील कर रहा हूँ, ठीक है, इस डेट को डील कर रहा हूँ, इतने अमाउंट के लिए डील कर रहा हूँ। फ्यूचर्स में चीजें फिक्स होती हैं। अमूमन फ्यूचर जो है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का जो फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट मंथली होता है और उसकी जो सेटलमेंट डेट होती है वो 28, 27 लास्ट स्टॉक 2-3 दिन पहले होती है मंथ एंड से। तो ये कस्टमाइज होता है। अब जिसने फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट कहता हूँ, अगर आपकी सेटलमेंट है उसकी 27th क्लोजिंग डेट है, तो अगर किसी ने 26th को बाय किया होगा उसकी भी क्लोजिंग 27th ही पड़ेगी, किसी ने फर्स्ट को बाय किया होगा उसकी भी क्लोजिंग 27th ही पड़ेगी। तो जिसने फर्स्ट को बाय किया होगा उसका फ्यूचर 27 डे का होगा, जिसने 26 को बाय किया होगा उसका फ्यूचर 1 डे का होगा। तो टाइम पीरियड वेरी हो रहा होता है और सेटलमेंट डेट फिक्स हो जाती है। जबकि फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है, अगर आपने 1 महीने का फॉरवर्ड किया है तो 1 महीने के बाद जो भी डेट होगी वो होगी, तो टाइम पीरियड फिक्स होता है और सेटलमेंट डेट वेरी कर सकती है आपकी। एक तो ये फर्क ये है। दूसरा फर्क ये है, वो थोड़ा टेक्निकल है, वो अगर समझ में नहीं भी आया तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। वो तो उसको कहते हैं कैश सेटल, जो किसी ने कभी डिस्कस कहा भी था। कैश सेटल का मतलब ये होता है कि उसको कहते हैं मार्क टू मार्केट, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप डिलीवरी लें। डिलीवरी का मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने डॉलर बेचा 170 का, ठीक है, 1 महीने बाद का। 1 महीने जब बाद आ गया तो अब क्या है, मुझे डॉलर देना था और उसको 170 लेने थे, मेरे पास डॉलर मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मार्केट से डॉलर खरीदूंगा और उसको बेच दूंगा। तो अगर लेट्स सपोज मार्केट उस वक्त 175 चल रही थी, तो मैं क्या करूंगा, 175 में डॉलर बाय करूंगा और 170 में उसको बेच दूंगा, और मुझे जो है $5 का जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कैश सेटल है, तो ये होता है कि जिस वक्त डिलीवरी आती है वो ऑटोमेटिकली जो $5 का लॉस है वो एक बंदा दूसरे बंदे को दे देता है, इसमें बीच में जो एसेट है, अंडरलाइंग एसेट, वो इन्वॉल्व नहीं होता। इसको कहते हैं कैश सेटल, ठीक है। तो जो फ्यूचर होते हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं, जबकि फॉरवर्ड्स होते हैं वो डिलीवरेबल होते हैं, ठीक है। कुछ फ्यूचर्स डिलीवरेबल भी हैं, लेकिन अक्सर फ्यूचर्स कैश सेटल्ड होते हैं। उनमें सेटल आप ये कह रहे हैं कि सर फॉरवर्ड में जो सेटलमेंट डेट होती है वो फिक्स नहीं होती, वो वेरी कर सकती है। फॉरवर्ड में वेरी कर सकती है। दूसरा ये जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर मैंने डील किया डॉलर के अंदर, तो मैं जो हूँ डॉलर ही बाय करूंगा, सेल करूंगा, दूसरा बंदा डॉलर ही मुझसे लेगा, उसको जो डिलीवरी कहते हैं ना। कैश सेटल का मतलब ये होता है कि वो आप डिलीवरी नहीं उठाएंगे, उसके अगेंस्ट कैश सेटल कर देंगे। दैट मीन्स के देखें, एक पॉइंट समझ लें, ना डॉलर मेरे पास है, ना देखें ना मुझे मेरे पास डॉलर है, ना बायर को डॉलर चाहिए। बाज लोग स्पेकुलेशन के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, बायर को क्या चाहिए कि उसने स्पेकुलेट किया था 170 का, अभी 175 चल रहा है, उसको $5 चाहिए एक्चुअली। अगर मैं उसको डॉलर देता भी तो मार्केट में सेल करके $5 ले लेता। तो डायरेक्टली बजाय इसके मैं डॉलर इन्वॉल्व करने के, मैं उसको फिजिकल डॉलर दूं और फिर वो आगे मार्केट में सेल करके पैसा ले ले, मैंने उसको डायरेक्टली $5 दे। तो इसको कहते हैं कैश सेटल, कि जो है ना, मैंने उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज कर दिया बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ रेडी एंड फ्यूचर का। जिस वक्त मैंने किया था उसका और आज के दिन का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो जिसके ऊपर बनता है वो दूसरे को दे दिया, उसको कहते हैं कैश सेटल, ठीक है। तो ये फ्यूचर कैश सेटल होता है। फॉरवर्ड जो है वो कैश सेटल नहीं होता, वो डिलीवरेबल होता है, यानी कि जिस वक्त जो टाइम एंड होता है तो आपको जो कमोडिटी जो आप जिसका आपने किया हुआ होता है वो आपको देनी होती है और पैसे लेते हैं। सर जैसे अभी अब पाकिस्तान या कोई भी मुल्क क्रूड ऑयल खरीदता है, वो 1 महीने पहले खरीदता है, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? फॉरवर्ड अगर किसी एक्सचेंज से खरीदा है तो वो फ्यूचर में आएगा। अमूमन एक्सचेंज से खरीद जाता है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट की एक्सचेंज से पाकिस्तान तमाम कंट्रीज उसी से खरीदती हैं। अब वो जिस दिन अगर सेटल होना था उन्होंने डिलीवरी नहीं ली, उन्होंने कैश सेटलमेंट कर ली, तो ये आप कह रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा? और अगर वो भी फ्यूचर ही होगा। नहीं, मैं बताता हूँ, फ्यूचर भी बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें डिलीवरी होती है, बहुत से ऐसे होते हैं डिलीवरी नहीं होती। अभी एग्जांपल मैं आपको अभी एक इशू आया था, आपको पता है, जब डॉलर जो ऑयल है वो नेगेटिव चला गया था, पता है आपको? तो ये क्या हुआ था इसके पीछे, किसी को मालूम है? वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, लोगों के पास नहीं, कोई प्रोडक्शन का ताल्लुक
ये सर उसकी स्टोरेज स्टोरेज कैपेसिटी आउट हो गई थी। स्पॉट का जो माल है उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए स्पॉट में उसके भाव नेगेटिव चले गए थे, लेकिन फ्यूचर्स में फिर भी उसका भाव ऊपर ही था। अब देखें ना, ये जो हुआ था जिस वक्त ये नेगेटिव चल रहा था, ये वो फ्यूचर्स थे और डिलीवरेबल थे, और जो कैश सेटल थे उसमें अभी भी डॉलर उसी वक्त भी $22 चल रहा था, $22 का ऑयल चल रहा था, जबकि डिलीवरेबल फ्यूचर के अंदर ये नेगेटिव चला गया था। इसकी वजह क्या है, जब जो फ्यूचर डिलीवरेबल थे उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कैश सेटल का, तो आपको डिलीवरी उठानी होती है। तो अब मसला ये होता था कि जब वो कोई बंदा जिसने फ्यूचर बाई किया हुआ था, तो उसको जब डिलीवरी उठानी होती थी तो उसके पास वो डिलीवरी रखने की कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि सारे टैंकर्स और सारे फैसिलिटीज जितनी भी थी वो फिल हो चुकी थी। तो लिटरली उसको जो है ना वो वेस्ट करना था बेसिकली, तो क्योंकि वो उठा नहीं सकते थे, तो इस वजह से उस वहाँ पे वो नेगेटिव चला गया। जबकि उसी जगह जो कैश सेटल था जहाँ पे डिलीवरी जरूरत नहीं थी, तो वहाँ पे आप वो देखें कि वो $22 में ही ट्रेड करा था उस पॉइंट। कैश सेटल में डिलीवरी जरूरी नहीं होती, और तो फ्यूचर्स जो है अमूमन ज्यादातर कैश सेटल होते हैं, सवाए चंद एक के। फॉरवर्डेड जो ऑलमोस्ट सारे जो डिलीवरी के साथ होते हैं, तो ये फर्क है अमूमन, ठीक है। और दूसरा फर्क जो है मैंने डिस्कस किया कि फ्यूचर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, उसके अंदर तमाम जो आपके वो हैं जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रोडक्ट जो होती है उसकी सेटलमेंट कब होगी, अमाउंट क्या होगी, सेटलमेंट किस तरह से होगी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, FOB होगा या नहीं होगा, मतलब जो सारे जो डिटेल्स होती हैं वो सारे जो है वो जो है वो स्टैंडर्डाइज होती है, जबकि फ्यूचर के अंदर कस्टमाइज हो सकती है, फॉरवर्ड के अंदर कस्टमाइज हो सकती है। और तीसरा ये कि वो एक्सचेंज में होता है, ट्रेडेड होता है, और फॉरवर्ड जो है आपकी नॉन एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। क्लियर? एनी कमेंट? आगे चलो जी। चूंकि वो दो पार्टीज के दरमियान होता है, तो जाहिर है उसका जो क्रेडिट रिस्क है दैट इज आल्सो मैनेज्ड बाय द पार्टीज इंडिपेंडेंटली। फ्यूचर्स जो ट्रेडेड फ्यूचर्स हैं, बीच में एक क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व होता है, इसलिए दे मैनेज द रिस्क आल्सो एंड डू द मार्केट। हाँ, ये असल में ये टेक्निकल पॉइंट है, ये मैं आगे डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड के अंदर क्रेडिट रिस्क आपस में इन्वॉल्व होता है, जबकि फ्यूचर के अंदर क्योंकि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्लियरिंग हाउस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और एनीथिंग एल्स? लेट्स मूव ऑन। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसको आप इस तरह से करें कि ये आपकी किताब के अंदर जो है वो है टेबल 1-1 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट ये इंस्ट्रूमेंट समझ में आ जाएंगे। अभी हमारी ट्रांजैक्शन ये है कि वी स्टार्टेड विद मार्केट्स, हमने मार्केट कंप्लीट कर ली, अब इसे प्रोडक्ट्स पे आ गए। तो ये जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ में लिखे हैं ये प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और ये फिर बाकी उसकी डिटेल्स है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक्चुअली सॉर्ट आउट हुआ है मनी मार्केट से, यानी कि मैच्योरिटी से सॉर्ट आउट हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हायर मैच्योरिटी, लोअर मैच्योरिटी से स्टार्ट करते हैं और ये हायर मैच्योरिटी पे जाते हैं। जैसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो लिखा हुआ है ये जो है ये आप ये देखें कि 90 डेज टू 1 ईयर का है, तो ये सबसे शॉर्ट मैच्योरिटी है। उसके बाद जो है ये आगे जाता है, ठीक है ना। तो पहला इंस्ट्रूमेंट इज US ट्रेजरी बिल। ये आम ट्रेजरी बिल होता है, इट इज सोल्ड बाय US ट्रेजरी। ये डिफॉल्ट फ्री होता है, ये रिस्क फ्री कहलाता है। रिस्क फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो सारे रिस्क उसमें नहीं है, रिस्क फ्री का मतलब ये है कि वो डिफॉल्ट नहीं हो सकता, ठीक है। डिफॉल्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सॉवरेन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से इशू। हाँ, इसमें जो है गवर्नमेंट खुद इशू कर रही है और गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं कर सकती बेसिकली, तो इस वजह से जो है ना डिफॉल्ट फ्री कहलाता है। अच्छा, ये जो है जीरो कूपन होता है। जीरो कूपन क्या होता है? हमने पिछली बार डिस्कस किया था मनी मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कि मनी मार्केट जीरो कूपन, तो ये क्या चीज होती है जीरो कूपन? कोई बताएगा? ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और मैच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल वापस होता है। जीरो कूपन का मतलब है कि देयर इज नो, हाँ जी जवाब पीरियोडिकल कैश फ्लो कुछ नहीं होता, पीरियोडिकल पेमेंट्स नहीं होती, यू गेट ऑल योर रिटर्न बैक एट द मैच्योरिटी। मतलब आपने 92 रुपए की एक चीज खरीदी है जिसकी मालियत 100 रुपए है एट मैच्योरिटी, सो आप 92 रुपए की लेंगे और मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, दैट्स हाउ यू अर्न 8 रुपीस आउट। जीरो कूपन जो है वो बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर कोई कूपन नहीं होता। कूपन इज इंटरेस्ट कैश फ्लोज।
तो कैश फ्लोज जो है क्योंकि मैंने आपको ये बताया था ना, इंटरेस्ट या कैश फ्लो, इंटरेस्ट जो है वो हमेशा अप्लाई होता है मोर देन 1 ईयर और 1 ईयर पे। जो मिनिमम इंटरेस्ट आपको मिलता है वो एनुअल बेसिस पे होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट ही एनुअल बेसिस पे होता है। अगर कोई इंटरेस्ट सेमी एनुअल है तो वो एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है, फिर भी वो एनुअल पे होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यानी दो हिस्सों में, सेमी एनुअल है तो जब कोई प्रोडक्ट ही 1 साल से कम है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, नंबर 1। तो जब इंटरेस्ट नहीं लगता है तो क्या होता है कि इसके अंदर अगर कोई बंदा उसको बाय करता है तो उसको सिर्फ प्रिंसिपल मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। दूसरा सवाल ये आता है कि जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो वो क्यों बाय करेगा? ठीक है, तो इसका जवाब ये होता है कि आप डिमांड सप्लाई को देख लें। अगर कोई चीज 100 रुपए की, यानी कि आपने 100 रुपए लैंड किया है और आपको 100 रुपए वापस मिलेंगे, तो आप वो 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। तो क्या होगा कि जब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्राइस कम होने लगेगी। तो प्राइस कम होने लगेगी, फॉर एग्जाम्पल वो 80 रुपए की आ जाएगी। अब 80 रुपए पे कोई बंदा ने अगर कोई इन्वेस्ट किया होगा तो उसने उसको एंड में 100 रुपए मिलेंगे। तो जो 20 रुपए का जो फर्क है वो एक्चुअली प्राइस का जो फर्क है, दैट इज इम्प्लिसिट इंटरेस्ट। तो इस वजह से ये जो ट्रेजरी बिल हैं वो डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं। डिस्काउंट का मतलब ये होता है उसकी अपनी फेस वैल्यू से कम पे ट्रेड होता है, और जो डिफरेंस बिटवीन द प्राइस और फेस वैल्यू जो फर्क होता है वो उसका इम्प्लिसिट इंटरेस्ट होता है। इस तरह वो इंटरेस्ट ले रहा होता है, उसमें स्पेसिफिक कूपन नहीं होता। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो है तो अच्छा, इसमें लिखा है कि इट इज सोल्ड बाय यूएस ट्रेजरी। व्हाट इज यूएस ट्रेजरी? यूएस ट्रेजरी इज यूएस गवर्नमेंट का ट्रेजरी डिपार्टमेंट। पाकिस्तान का केस थोड़ा सा फर्क है। पाकिस्तान का केस ये है कि इट इज सोल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इट इज नॉट सोल्ड बाय पाकिस्तान ट्रेजरी। ठीक है, ये थोड़ा सा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में फर्क है कि ये ट्रेजरी बिल है वो एक्चुअली स्टेट बैंक इशू करता है पाकिस्तान के केस में, लेकिन फॉर एवरी यानी कि हर एस्पेक्ट में वो इसी तरह से है कि वो एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि गवर्नमेंट बोरो कर रही होती है सेंट्रल बैंक से, और सेंट्रल बैंक जो है वो इशू करता है ट्रेजरी बिल, और उससे जो पैसा आता है तो वो गवर्नमेंट को दे रहा होता है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक्चुअली पोस्ट ऑफिस का काम करता है, नथिंग एल्स। तो इसका कोई रोल नहीं होता। ट्रेजरी बिल इज नॉट अ मनी मार्केट मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये मैं आपको अभी से बता दूं, ये बड़ा कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं ओमो होता है मनी मार्केट, जो ओमो जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे अफेक्ट करता है। ट्रेजरी बिल में जो सेंट्रल बैंक है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस का काम करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसा देता है, गवर्नमेंट अपना बोरो करती है सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक उतना ही ट्रेजरी बिल इशू करता है, जबकि बाकी मुल्कों में जो है ट्रेजरी बिल डायरेक्टली गवर्नमेंट इशू करती है। जी सर, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। 1 PM हमारी स्टैट्स की क्लास भी ऑन होनी थी ना, तो अच्छा। मैंने कहा आपको बस इन्फॉर्म कर दूं, बाकी आप कंटिन्यू करें। बस ये कि थोड़ा सा मैं चाहता हूं टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए, या हम ठीक हो गया सर, नमाज का टाइम भी हो रहा है, बस 15 मिनट में मैं माइंड ऑफ करूं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फर्क है बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और यूएस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या दूसरे उसके अंदर। ठीक है, दूसरा अब मैं जल्दी चलता हूँ। इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में इतने नहीं होते, लेकिन मैं उसमें जल्दी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है? बैंक गारंटी होती है, जो बैंक गारंटी अगर सेलेबल हो जाती है तो इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल एसेट्स में क्या फर्क है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो एसेट्स होते हैं कि जो रीसेल कर सकें, उस जो मार्केट में थर्ड पार्टी बायर सेल कर सके। तो ये जितनी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जैसे बैंक एक्सेप्टेंस, अगर कोई बैंक की गारंटी होती है, अगर वो सेलेबल हो जाए तो वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगी। इसी तरह से कमर्शियल पेपर भी जो है जीरो कूपन सिक्योरिटी होती हैं, लेकिन फर्क ये होता है ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर में कि कमर्शियल पेपर ये कॉर्पोरेट इश्यूज करते हैं, बड़े कॉर्पोरेट इशू करते हैं अपनी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। ट्रेजरी बिल जिस तरह गवर्नमेंट इशू कर रही होती है, कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट इशू करते होते हैं। सीडीज क्या होते हैं? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। अगर आपने कोई बैंक में कोई डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल से कह रहा हूँ कि अगर कोई बैंक में डिपॉजिट रखा हुआ है, उसका अगर आप सर्टिफिकेट बना के मार्केट में बेच देते हैं, उसके अगेंस्ट पैसा बोरो कर लेते हैं, तो ये सीडीज कहलाते हैं। ये अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है, पाकिस्तान में इतना नहीं होता। तो ये भी सिक्योरिटाइज, अगर आपका डिपॉजिट सिक्योरिटाइज, एवरीथिंग कैन बी सिक्योरिटाइज ना, तो अगर डिपॉजिट आपका सिक्योरिटाइज हो जाए तो उसको सीडीज कहलाते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ये वो म्यूचुअल फंड हैं जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यूरो डॉलर टाइम डिपॉजिट। यूरो डॉलर, व्हाट इज यूरो डॉलर? एनीबॉडी? जी नो सर, आप ही बता दें। यूरो डॉलर, एक्चुअली यूरो जो वर्ड है ये कब लगता है कि जब एनीथिंग, जैसे डॉलर है, अब डॉलर अगर यूएस
यूएस के डोमेन से बाहर का भी प्लेस होता है ना, तो उसको यूरो का वर्ड, जैसे यूरो बॉन्ड्स हैं, यूरो बॉन्ड ये वो बॉन्ड है जो यूएस के बाहर कहीं प्लेस हो रहा है। जैसे तो अमूमन जो एक आप इसको एक समझ लें, ब्रीफली मैं समझा देता हूँ कि एक फ्री मार्केट है जो दुनिया भर का पैसा जहाँ इन्वेस्ट होता है, जिसको लंदन मार्केट कहते हैं। तो लाइबोर जिसको हम कहते हैं, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो जो पैसा आपका उसमें इन्वेस्ट होता है, देखें एक पॉइंट समझ लें, इसको जरा जो करेंसी होती है ना, एक चीज समझ लें कि जो करेंसी होती है वो डे एंड पे उसी मुल्क में जा रही होती है, ठीक है। बाद ऐसा होता है कि वो उसी कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट। प्लीज ये माइक बंद कर दें, महमूद अमजद जरा माइक बंद कर दें। तो जी महमूद, तो होता यह है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कभी आपने पैसा इन्वेस्ट करना है यूएस के अंदर, तो उसमें आप ट्रेजरी बिल बाय कर लेते हैं। मंशा साहब म्यूट कर दें, मंशा साहब। सर आपकी आवाज बहुत जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, माइक खोला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर दें। तो अगर आपको यूएस में इन्वेस्ट करना है तो उसका तरीका क्या होता है, आप यूएस की एससीसीपी में रजिस्टर कराते हैं, वहाँ पे आप बॉन्ड इशू करते हैं। अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट करना होता है, तो इसका एक तरीका ये होता है कि बजाय इसके आप हर कंट्री में इंडिविजुअल रजिस्टर कराएं और वहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड इशू करें, आप एक सेंट्रल मार्केट में बॉन्ड इशू करते हैं और वहाँ दुनिया भर के लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक तरह से अनऑफिशियल फ्री मार्केट बन गई है, जिसको लंदन की मार्केट कहते हैं। सबसे बड़ी जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो लंदन का है। तो लंदन का एक लाइबोर होता है, तो उसके अंदर जो रेट्स होते हैं, तो लंदन में अगर कोई किसी ने जैसे पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड इशू किए थे, तो एक्चुअली वो यूएस में नहीं किए थे, हालांकि डॉलर के फॉर्म में था। तो वो डॉलर जो यूएस में इन्वेस्ट नहीं हो रहा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वहीं जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली यूएस में इन्वेस्ट नहीं हो रहा और वो किसी थर्ड फ्री कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको यूरो कहते हैं। तो यहाँ पे यूरो डॉलर का मतलब जो है वो वो यूरो है, ये जो लिखा हुआ है यूरो डॉलर्स। तो बेसिकली ये वो डॉलर्स हैं जो आपने यूएस के बाहर रखे हुए हैं, जैसे इशूड बाय बैंक आउटसाइड द यूएस। ठीक है, ये आवाज समझ में आ गई? ये पॉइंट समझ में आ गया, ये मेजर पार्टिसिपेंट्स। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल यूरो येन है, तो उसका मतलब क्या होगा? यूरो येन इज द येन विच इज इशूड बाय बैंक्स आउटसाइड जापान। ठीक है, तो ये एक्चुअली, और इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। सर यूरो डॉलर, सर यूरो डॉलर वाली बात दोबारा बता दीजिएगा। सर मुझे ये एक समझा दें कि अगर लंदन के अंदर ही आउटसाइड लंदन बैंक अगर इन्वेस्ट करता है इन यूरो, तो फिर वो क्या टर्म यूज करेंगे? लंदन के अंदर अगर लंदन के बैंक देखें, अगर लंदन के बैंक लंदन की अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोकल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, मतलब उसमें उसको यूरो नहीं कहलाएगा। लेकिन लंदन के बैंक लंदन ही में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उस मार्केट में करेंगे जो फ्री मार्केट है, तो उसको वो भी यूरो ही कहलाएगा। बेसिकली ये जो जुरिसडिक्शन जो है, जुरिसडिक्शन है ना, ये एक्चुअली ये इट्स नॉट के लंदन के अंदर एक फ्री मार्केट है जो कि मेजॉरिटी यानी वो ऑपरेट वहां कर रही होती है। ये आप ये समझ लें। लंदन जो है, वैसे आपको पता है लंदन जो है इसके भी दो हिस्से हैं। जो लंदन जिसको हम कहते हैं ना, इट इज नॉट इन एनी लॉ, काफी फ्री कंट्री है, उसके लीगल रिस्ट्रिक्शन बहुत फ्री मार्केट कहलाती है। तो उस फ्री मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करेगा उसको यूरो कहलाएगा, चाहे वो उसी जगह का हो चाहे वो बाहर की जगह। ये सर आप कहना चाह रहे हैं उसके डॉलर्स जो हैं वो बेसिकली यूरोज में कन्वर्ट होंगे और फिर वो यूरो में कन्वर्ट नहीं, इसका कोई यूरो का ताल्लुक नहीं है। वो डॉलर जो इशू होगा, वो जब वो इशू करेगा वो उस मार्केट में यूरो रेट पर होगा, नहीं उसके रेट भी अलग होंगे। वो डॉलर जो होगा वो उस मार्केट में इशू करेगा, वो डायरेक्टली यूएस में इशू नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है बॉन्ड इशू किए, पैसा बोरो किया, आपने उस लाइबोर्स में बोरो किया, उस फ्री मार्केट से बोरो किया। अगर आपने पैसा फ्री मार्केट से बोरो किया तो वो यूरो कहलाएगा, यूरो बॉन्ड कहलाएंगे। अगर आपने वो वही डॉलर जो है यूएस से बोरो किया, यूएस के कंट्री के अंदर कहीं से बोरो किया, तो वो यूरो बॉन्ड नहीं कहलाएंगे। क्लियर? तो यूरो टर्म जो है इसका यूरो से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर एक डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करती है
हम इसको यूरो डॉलर बॉन्ड्स कहेंगे, यूरो डॉलर बॉन्ड कहेंगे, यस, ठीक है। अगर कोई दूसरा बंदा पाकिस्तान में वो डॉलर के बॉन्ड्स खरीदता है तो उसने यूरो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, आप ये कहें, ठीक है। एनीथिंग एल्स? आगे चलते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट लोन्स, ये वो लोन्स हैं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर क्रेडिट कौन से होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गए, लीज हो गई, दूसरी चीजें होंगी। तो अगर ये ऐसे प्रोडक्ट जो है उसके अगेंस्ट आपने उसको सिक्योरिटी बना के आगे भेज दिया, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रेडिट कार्ड्स रिसीवेबल्स थे, ठीक है ना, एक आपको पैसे की अभी जरूरत है, तो आपने क्या किया, रिसीवेबल्स को सिक्योरिटी बनाया, यानी उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो है वो रिसीवेबल्स आपकी सिक्योरिटी बन गए और वो आपने पैसा भेज दिया, वो जिस बंदे ने खरीदा उसने आपको पैसे दे दिए, तो वो उसको हम कहेंगे क्रेडिट कार्ड, ये कंज्यूमर क्रेडिट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होता है। कमर्शियल लोन्स, अगेन कमर्शियल लोन्स अगर सिक्योरिटाइज हो जाते हैं तो अगेन वो भी ट्रेड हो सकते हैं। आगे चलते हैं। यूएस ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स और बिल में क्या फर्क है? बिल इज लेस देन 1 ईयर मनी मार्केट, और नाउ दिस इज बेसिकली, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2 इयर्स से 30 इयर्स तक के दरमियान जो है ये होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है, उसको कहते हैं PIB, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। तो वो भी जो है 2 to 30 इयर्स के दरमियान होता है, ठीक है। तो ये भी इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, पाकिस्तान में भी PIB पाकिस्तान इशू करता है। तो ये जो है बॉन्ड आ गए, इसमें इंटरेस्ट कैश फ्लो के फॉर्म में मिल रहा होता है, ठीक है। उसके आगे मॉर्गेजेस हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सॉरी, अभी ये जो आपने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का बताया था, अब इसमें लेट्स से कुछ अर्से पहले तो काइबोर 13% पे चल रहा था, अब जो कम हो गया है इतना ज्यादा, तो क्या मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया है या किसी ने लिए हुए तो उसकी फ्यूचर पेमेंट पे फर्क पड़ेगा इसका, या उसके लिए तो वही फिक्स्ड हो गई जब लिया था उसने? वो फिक्स होगा उसके लिए, आपके लिए वो रेट फिक्स होगा जिस वक्त आपने लिया था। लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो उसकी प्राइस वो नहीं होगी जो आपको जिस वक्त आपने खरीदा था। तो जो आने वाला होगा उसके लिए वो प्राइस के हिसाब से फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने जो प्राइस आपकी फिक्स थी जिसको लिया था, जिसको आपके लिए फिक्स हो गई, तो आपके हर सारे रेट्स सारे वो फिक्स होंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक्स। फिर ये कि बात हो रही थी मॉर्गेजेस की। ये मॉर्गेजेस क्या होते हैं? व्हाट इज मॉर्गेज? तो बताएगा सर? जो लैंड करते हैं घर वगैरह, आई मीन प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है, उसकी लैंडिंग और सेलिंग जो होती है वो बेसिकली मॉर्गेज में आती है सर। तो ये मॉर्गेज जो है वो एक्चुअली वो है जिसका जो कोलेट्रल जो होता है ना वो रियल एस्टेट होती है, उसको मॉर्गेज कहते हैं। तो अमूमन हाउसिंग के अंदर होती है। तो रीट्स का आपने नाम सुना होगा, दुनिया भर में जो है ना बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट का 40-70% तक का हिस्सा ऐसा है जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि दुनिया में हर किसी ने अपना घर मॉर्गेज, पाकिस्तान में नहीं होता लेकिन दुनिया में ऑलमोस्ट सारे वेस्ट के अंदर मॉर्गेज पे होता है। तो जब मॉर्गेज इतनी ज्यादा होती है तो इसके इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं। $50-60 ट्रिलियन का इसकी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मॉर्गेजेस जो हैं ये अगर हाउस लोन लेते हैं तो कुछ ऐसे, यानी इसका तरीका ये होता है कि आप एक एंटिटी बनती है और उसमें लोग अपना पैसा डालते हैं और वो जो है वो हाउस लोन देती है, और उस हाउस लोन जब रिटर्न होता है प्री पेमेंट और इंटरेस्ट, उसके हिसाब से वो पैसा अपने इन्वेस्टर को देती है। तो एक काइंड ऑफ ये म्यूचुअल फंड हो गया जो कि हाउस लोन में इन्वेस्ट करता है। तो ये सिक्योरिटाइज्ड मॉर्गेज कहलाता है। जी, लास्ट डिकेड में मॉर्गेज क्राइसिस भी आया था पूरी दुनिया में, जो यूएस से चला था, जिसमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब गई थी। बिल्कुल, वो वही ये सारा जो क्राइसिस हुआ था सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस कहते हैं, और 2007 में और में जो हुआ था, तो वो जो है उसमें ज्यादा मसला जो है इसी का था। ये आपकी ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक पूरा पोर्शन बना हुआ है इस क्राइसिस के बारे में। तो मैं अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो जिसको इसका डिटेल है ना बहुत जबरदस्त इसमें आपका लिखा हुआ है। किसी वक्त टाइम मिला तो हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। कहाँ से? बुक के अंदर है? किताब में, जी तो इसी चैप्टर में। ओके, तो नेक्स्ट जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, दैट इज दिस बॉन्ड्स आर इशूड बाय स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा होता है कि उनकी काउंटीज भी जो है ना वो बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोड बनानी है, अब रोड पाकिस्तान में तो रोड बनने के लिए तरीका क्या होता है कि वो बजट में एलोकेशन होती है, बजट में पैसा आता है, वो उससे आप रोड बनाते हैं। अमेरिका में रोड अगर बनानी है तो क्या करते हैं, वो बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड का पैसा आता है, उससे रोड बनाती है। तो फेडरल गवर्नमेंट किसी की हेल्प नहीं करती, वो जो छोटे लेवल की जो काउंटीज होती हैं और छोटी गवर्नमेंट्स होती हैं वो खुद मॉर्गेजेस ले सकती हैं। तो ऐसी मॉर्गेज को म्यूनिस कहते हैं बेसिकली। इसकी अलग अलग मार्केट होती है, इसके अलग कोई क्राइटेरियाज होते हैं ना, तो वो हम आगे डिस्कस कभी करेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स,
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं, जो आम बॉन्ड्स होते हैं, जो कॉर्पोरेशंस, जैसे यहाँ पे TFCs कहलाते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, जो कि लिस्टेड भी हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड की फॉर्म है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी मिडिल टू लॉन्गर टर्म के लिए इशू होते हैं। लीज क्या है बेसिकली? जब आप कोई लीज पे कोई चीज देते हैं और वो लीज को सिक्योरिटाइज कर देते हैं, यानी कि उसका आप इंस्ट्रूमेंट बना के आगे बेच देते हैं, उसको लीज कहलाता है। तो जैसे कंज्यूमर लीजेस होता है, इसका कॉर्पोरेट लीजेस होते हैं मुख्तलिफ। तो लीज का बहुत बड़ी मार्केट है जिसको आगे जाके उसको सेल कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। फिर आपका आता है प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड कॉमन स्टॉक्स। ये हमने ये आपको डिस्कस हुआ हुआ है। अनलिमिटेड इसकी लायबिलिटी वो होती है, मेच्योरिटी होती है। प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो कम रिस्कियर होता है, बॉन्ड से ज्यादा रिस्कियर होता है, कॉमन स्टॉक से कम रिस्कियर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न फिक्स होता है। कॉमन स्टॉक का रिटर्न वेरिएबल होता है, तो वो लेस रिस्कियर होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस? सर लीज क्लियर कर दें दोबारा जरा। ये जो नॉर्मल लीज होती है जिसपे ये एसेट्स इशू होते हैं, ये और इस लीज में कोई फर्क है या सेम है वो? हाँ, ये फर्क ये है कि ये जो नॉर्मल लीज होती है ना, ये वन एंड है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक से आपने लीज पे गाड़ी खरीदी है, ठीक है, अब बैंक के पास जो है ये अब्दुल खलीक, ये जरा बंद कर दें। बैंक के पास बैंक ने आपको भी गाड़ी बेची है और 1 लाख लोगों को और यानी 10,000 लोगों को और गाड़ी बेची है। तो बैंक के पास एक पोर्टफोलियो बन गया है, लीज का पोर्टफोलियो। बैंक ने वो लीज का पोर्टफोलियो भेज दिया, उसको सिक्योरिटाइज कर दिया, यानी कि आपने यानी कि उसको सेल करके उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी इशू कर दी। या दूसरे फॉर्म में एक म्यूचुअल फंड बना, उस म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया और उस म्यूचुअल फंड ने बैंक की तरह लोगों को लीज दे दी। तो वो जो सिक्योरिटी होगी ना, वो लीज कहलाएगी इस केस के अंदर। ठीक है, ये फर्क है थोड़ा। क्लियर? एक बात, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, हमें मोस्ट ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, और फिर वो आप जो कह रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिटेल्ड। तो क्या ये हमारे इस करिकुलम में क्या ये है टॉपिक डिटेल में से? भाई जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब तो है, लेकिन किस तरह सिक्योरिटाइजेशन होती है, देखें इसमें एक तो जनरल इंफॉर्मेशन है ना, वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज हम जारी बात है इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ये चीज की सिक्योरिटी क्या होती है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे आज हमने डिस्कस किया, ये मैं कोशिश करूंगा इसको अपलोड कर दूं यूट्यूब वगैरह पे या किसी जगह ना, ताकि आप लोग जो है इसको दोबारा रिविजिट कर लें। वरना आजकल तो देखें, आजकल गूगल मौजूद है, कोई भी चीज आपको लिखनी है, सर्च करनी है, आप कर लें उसको। ये कोई नॉन टेक्निकल चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? सर बस एक बात और पूछनी थी, अगर ये से वीक में हम इसको स्टडी करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम व्हाट्सएप पे आपसे जो आपने ग्रुप बनाया उस पे पूछ सकते हैं आपसे? आप मेरे ख्याल से ये करें, व्हाट्सएप पे आप सवाल डालते हैं अपने। ठीक है, ठीक है, जब आपको टाइम मिला। हाँ, जब ये या तो ये कि टाइम मिले, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम किसी एक टाइम पे रख लें क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास रख लें, या ये कि ताकि वो के सारे सवाल के जवाब हम एक साथ ही दे दें। तो ये देखें आपका कोई ऐसा टाइम अगर आप कर लें कि जो जिसमें आप सब लोग फारिग हों और वो ज्वाइन कर लें किसी वक्त, तो सिर्फ हम ये क्वेश्चन आंसर्स पे रख लें ना। तो आप क्वेश्चन भी लिख लें, और व्हाट्सएप होगा तो मेरे पास वो खुला हुआ भी होगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके आंसर भी करता रहूँ। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप किताब कम से कम पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे आंसर। जी सर, बिल्कुल, जी बिल्कुल जी। तो लेट्स मूव ऑन। ये चीज आपको इसमें किसी को कोई इशू है, किसी को आप कोई प्रॉब्लम, कोई इसमें इशू, या आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्म ऑफ ट्रांसफर भी, यानी कि जो किस तरह से ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर, और ये सब बात कर ली। ये जो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, जो हमने इंटरमीडिएरी की बात की थी, उसकी टाइप्स क्या क्या हैं। इसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, पेंशन फंड्स आता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स आते हैं। कमर्शियल बैंक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पेंशन फंड्स क्या होते हैं कि वो जैसे EOBI है, आप लोगों को नाम सुना होगा, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में या दूसरी चीज़ों पे आपसे पैसा लेता है, तो उसको पेंशन फंड कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी की तरह है,
वो आपसे पैसा लेती है इंश्योरेंस के फॉर्म में और वो आगे कहीं इन्वेस्ट कर रही होती है, एंड अगेन म्यूचुअल फंड। एनी क्वेश्चन इन दिस? सर कंपनीज में प्रोविडेंट फंड होता है जो मंथली जो है वो सैलरी में से कट हो रहा होता है, तो वो और फिर जब वो जो कंपनी उसमें अपना शेयर मिला के जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो दे रही होती है, वो भी इसमें आता है? वो इसमें वो होता है ये कि कंपनी जो इसमें नहीं आता, ये होता है ये कि जो प्रोविडेंट फंड है ना वो दो तरह के होते हैं, कंट्रीब्यूशन और नॉन कंट्रीब्यूशन वाले। तो अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो ये होता है कि कुछ एम्प्लॉय से लेते हैं और कुछ कंपनी से लेते हैं। तो वो जो कंपनी कुछ एम्प्लॉय उसमें जब कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सैलरी से और कुछ कंपनी उसमें अपना पैसा डालती है। ये दोनों कहाँ डालते हैं? ये एक्चुअली पेंशन फंड में डालते हैं। जैसे EOBI में आपने डाल दिया, ठीक है, अब EOBI के आपने फंड खरीद लिया, आप विदाउट कंपनी, अगर आप अपने इंडिविजुअल भी आपके पास कंपनी की कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है तो आप डायरेक्ट इंडिविजुअल EOBI से आप खरीद सकते हैं। आप कुछ अर्से तक पैसा जमा कराएं, उसके बाद फॉर लाइफ आपको पेंशन मिलती रहेगी जैसे आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। तो इसी तरह से कंपनीज भी करती है। तो अगर कंपनी ने ये किया हुआ होता है तो जिस जगह वो इन्वेस्ट करती है कंपनी उसको पेंशन फंड कहते हैं। एग्जांपल जैसे EOBI की। क्लियर है? और सर फंड की दूसरी टाइप क्या है? नहीं, पेंशन फंड की नॉन कंट्रीब्यूट होती है, नॉन कंट्रीब्यूट होती है दूसरी टाइप, एक कंट्रीब्यूट होती है, एक नॉन कंट्रीब्यूट। दोनों सूरतों में वो पेंशन फंड में इन्वेस्ट हो रहा होता है ना। नॉन कंट्रीब्यूट का मतलब ये कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होगी, जो आपका एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली पैसा कंपनी काट रही होगी और वो उसका पैसा पेंशन फंड में डाल रही होती है। और कंट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि वो पैसा अपने तौर पे भी कंपनी डाल रही होती है और मिला के पेंशन फंड में डाल रही होती है। ठीक है? कंट्रीब्यूट बेसिकली MNCs करती हैं ज्यादातर। हाँ, मतलब कोई भी कर सकता है, लेकिन ये कि MNC ज्यादातर करती हैं जिनकी पॉलिसी बनी हुई होती है। ठीक है ना? क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? ये हमारा ऑलमोस्ट एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ एंड कर देंगे फिलहाल। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। खासतौर पे इसमें ऑप्शन मार्केट है, डीलर्स मार्केट वगैरह है, तो ये डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें अगेन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आई थिंक हम यहाँ आज मेरे पास एंड करते हैं। आपकी दूसरी क्लास भी है, कोई क्वेश्चन वगैरह को क्वेरी अभी करना चाहें अभी कर लें, वरना सेकेंडली है कि व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज दें, और ज़्यादा होंगे तो बीच में किसी वक्त भी आप एक क्लास म्यूचुअली एग्री कर लें कि लेकिन सर बेटर ये होगा कि हम सेकंड जो नेक्स्ट संडे लेक्चर उससे पहले वो डिस्कस कर लें। मतलब ना हम लोग अगर आपको भी आपके पास भी टाइम हो और हम लोग अगर देख लें कन्वीनियंट हो, ताकि जो क्वेरीज हो पहले डिस्कस हो जाए। सर हम लोग डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के ऊपर, जैसे भी फिर आपको भी पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप भी अपना शेड्यूल देख लीजिएगा फिर। बस ठीक है चलें, ये सही है। थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आज का हम यहीं इंशाल्लाह रखते हैं और विल एंड अप हियर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।